This video is brought to you by Tech Assistant for Blind. परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, यह उनके पर बोलते हैं। अक्सर जो लोग खामोश रहते हैं, ज़माने में उनके हुनर बोलते हैं। हेलो नमस्कार दोस्तों, स्पेशल टैलेंट ऑफ ब्लाइंड पावर्ड बाय टेक असिस्टेंट फॉर ब्लाइंड द्वारा आयोजित साक्षात्कार श्रृंखला में मैं तुलसी भारद्वाज आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। क्या कोई दृष्टिबाधित व्यक्ति सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन सकता है? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं बन सकता। आज हमारे साथ इसका एक साक्षात उदाहरण मौजूद है। जी हाँ, मिस्टर कृष्णकांत माने, जो कि एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर होने के साथ साथ एक आईटी प्रोफेशनल भी हैं, जिन्होंने विजुअली इम्पेयर्ड कम्युनिटी के लिए ऐसे सॉफ्टवेयर्स डेवलप किए हैं जो आज हमारी पूरी विजुअली इम्पेयर्ड कम्युनिटी को हेल्प कर रहे हैं। और इसके साथ साथ हर प्रकार का व्यक्ति उन सॉफ्टवेयर्स को प्रयोग करके अपने दैनिक जीवन को आसान बना रहा है। उन्होंने अपनी कंपनी भी एस्टैब्लिश कर ली है, जो कि आज बहुत ऊंचाइयों पर है। इतना ही नहीं, अगर इनकी और भी उपलब्धियों की बात की जाए तो इन्हें एक प्रतिष्ठित अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। और तो और इन्हें एक बहुत ही पॉपुलर शो सत्यमेव जयते में भी इनवाइट किया गया था, जो कि हमारी पूरी विजुअली इम्पेयर्ड कम्युनिटी के लिए बहुत ही गर्व की बात है। तो हम सर से ही जानेंगे कि उनका एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर और आईटी प्रोफेशनल बनने का सफ़र कैसा रहा, कौन कौन सी चुनौतियां आई और उन चुनौतियों का सामना उन्होंने किस प्रकार किया, जो उन्होंने इतनी बड़ी कामयाबी हासिल की और आज वो इस मुकाम पर हैं। हम जानेंगे सब कुछ सर के शब्दों में। वेलकम सर। थैंक यू। तो सर, सबसे पहले आपके बारे में ही जानना चाहेंगे कि आपका जन्म कहाँ हुआ, कहाँ से हैं आप, और आपका चाइल्डहुड, आपकी कॉलेज लाइफ और आपकी विजुअल इम्पेयरमेंट। तो मैं मुंबई में ही पला बड़ा हूँ। मेरा जन्म मुंबई में एक साधारण मध्यम वर्गीय कुटुंब में हुआ था। और बात ऐसी थी कि मैं मेरा जब जन्म हुआ तभी से मेरे सिर्फ बाएं 10% और 3 साल का होते होते जो वो दृष्टि थी वो भी चली गई। तो अब टोटली ब्लाइंड बच्चा है तो अब क्या करे। लेकिन मेरे पेरेंट्स को एक अलग ही किस्म की एक तरकीब सूझी। उन्होंने ये सोचा कि जो मेरी बड़ी बहन थी है वो ऑलरेडी स्कूल में, तो सोचा इसको भी उसी स्कूल में डाला जाए ताकि दोनों बच्चे एक तरीके से पढ़ सके, मतलब कोई उसमें भेदभाव ना हो। मतलब उनको पता था कि देयर आर स्कूल फॉर द ब्लाइंड, नेत्रहीन बच्चों के लिए भी पाठशालाएं हैं, लेकिन वहां डालने से उनका ये कयास था कि वो भी ठीक है, वो बुरा कुछ नहीं है उसमें, लेकिन वहां डालने से जो सारी निगहदाश्त और परवरिश होती है वो बिल्कुल मुख्तलिफ तौर पे हो जाएगी। और उस तरह की जो व्यक्ति महत्व का विकास होना जरूरी होता है बाल्यावस्था में, और आगे आगे जब किशोरावस्था में आते हैं फिर हम मूलतः जैसे हम ग्रास रूट लेवल कहते हैं, वहां पे जो व्यक्ति महत्व का विकास होना चाहिए वो शायद उस तरह से नहीं हो पाएगा जिस तरह से आम बच्चों का होता है। ये उनका कयास था। काफी हद तक उन्होंने जो इफेक्ट हुआ, इफेक्ट तो खैर अपने अपने मेहनत पर और अपनी बुद्धिमत्ता पर और टैलेंट पर ही होता है, लेकिन जो साइड इफेक्ट था उसका वो ये था कि मैं बिल्कुल सामान्य बच्चों की तरह ही पला बड़ा। स्कूल में चैलेंजेस थे। पहली बात तो मुझे एडमिशन नहीं मिल रहा था, लेकिन मेरी थोड़ी भी थी मेरे माँ और पिताजी को। बाकी दो इंटरव्यू करते थे एडमिशन से पहले। बहुत अच्छा है, बॉर्न ब्रिलियंट, क्योंकि मैं काफी चीजों के अच्छे से जवाब दे पाता था जो उनकी उम्मीद नहीं थी कि मैं दे पाऊंगा वगैरह। तो चूंकि आप मुझे कह रही थी तुलसी, आप भी बीएड से, तो आपको ये समझ में आएगा कि जिसको हम लोग एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग कहते हैं या कॉग्निटिव एबिलिटी कहते हैं,
तो मतलब अब मुझे समझ में आ रहा है वो ब्रिलियंट क्यों कह रहे थे, क्योंकि मैंने थोड़ा सा साइकोलॉजी भी पढ़ाई करके मुझे पता ही है। तो शायद मेरी कॉग्निटिव एबिलिटी अच्छी रही होगी उस जमाने में भी, और जो थिंकिंग होती है और जो मतलब एक रहता है। तो उन्होंने एक प्रायोगिक तौर पर एक बतौर जस्ट एन एक्सपेरिमेंट हम कोशिश करके देखेंगे, लेकिन वो 6 महीने का 1 साल हो गया, 1 साल का फिर 2 साल जूनियर केजी सीनियर केजी, फिर तब उनको पूरा आत्मविश्वास आ गया कि ये बच्चा पूरी तरह से जो जो रेगुलर स्कूल रहते, सामान्य पाठशाला थे, वहाँ पे ही विल बी एबल टू डू इट। तो ऑफ कोर्स एग्जाम के टाइम तो राइटर लेना पड़ेगा वगैरह वो सब होता था, लेकिन जब आमतौर पे पढ़ाया जाता था तो उतना ही इनको सारे शिक्षकों को बताया गया था कि आप जो बोर्ड पर आप लिखोगे वो आप पढ़ के भी बताइए। और ये भी था कि उसके बाद घर आके मैं ब्रेल में नोट्स वगैरह निकाला करता था, और वो बस वही था। और एग्जाम के टाइम पे ऑफ कोर्स राइटर वगैरह तो वो सबको सर, मतलब सबको पता है। एक क्वेश्चन, आपने जैसे अभी बोला कि ब्रेल में आप निकालते, तो अगर आपने नॉर्मल स्कूल में स्टडी की तो फिर आपने ब्रेल वगैरह का कैसे ट्रेनिंग वगैरह ली तो उसकी? हुआ ये कि मेरी माँ जाके ब्रेल सीख कर आई थी, मतलब थोड़ा ओके। बेसिक लेवल का ब्रेल उन्होंने सीख लिया, और जी। जितना उनके कैपेसिटी में बन पाता उन्होंने मुझे वो हम्म, सिखा दिया थोड़ा सा। उसके बाद कुछ कुछ टीचर्स भी ब्रेल सिखाने के लिए मुझे आ जाते थे, मुंबई में तो खैर वो मिल जाते थे उस जमाने में भी। तो हाँ ऐसे सर। कर करके थोड़ा थोड़ा करके मैंने ब्रेल सीख लिया था। अभी मतलब उस ओके। ज़माने में ब्रेल सबसे ही ज़रूरी था अगर यस। मतलब करना है तो। अभी तो ख़ैर बाकी बहुत सारे स्रोत हैं, लेकिन उस ज़माने में ब्रेल बहुत ज़रूरी था। और ब्रेल भी, और उसके बाद जैसे 5वीं कक्षा में जाते उसके बाद तो जो ध्वनि फ़ीतें होती है ऑडियो कैसेट्स, उस पर भी यस, काफ़ी आने टेप लग गए। रिकॉर्डर में जो चलाकर यस, सुनते थे। यस, हाँ। यस, यस, यस। यस। तो हम्म। वो तो वही है। उसके बाद फिर तो क्या एग्ज़ाम के टाइम पे राइटर लेना। और स्कूल में एक बात हुई, मतलब ये कहूँगा मैं स्कूल में और कॉलेज में सब जगह पे। और अब अगर कोई छात्र-छात्राएँ ये सुन रहे हैं जो अभी मैं कह सकता हूँ एक आमतौर पे 10-12 साल की उम्र के या उसके ऊपर के लोग जो सुन रहे हैं, मैं ये हाँ कहूँगा जी। कि अ, हमारे जीवन में उम्र में एक ऐसा पड़ाव आता है कि तब हम ना माँ-बाप की सुनते हैं, ना हम हमारे शिक्षकों की सुनते हैं, हमारे ऊपर किसी का भी असर नहीं होता है बनिस्बत एक, और वो है हमारा पीयर ग्रुप। यस हमारे सर। जो दोस्त राइट। साथी रहते हैं, वो जो हमारा जो वलय रहता है, उसी का प्रभाव हमारे मस्तिष्क पे, हमारे मन पे, हमारे व्यक्ति महत्व पे, हमारे आत्मविश्वास पे, हमारी सोच पे पड़ता है, यू नो, द एंटायर एटीट्यूड। तो बिल्कुल। सबसे ज़रूरी अगर आपको आगे चल के कामयाब बनना है, तो आपको ये समझ में अभी से आना चाहिए कि आपकी संगत कैसी हो। बिल्कुल। मतलब मेरी संगत में ये नहीं कहूँगा कि मैं पुस्तक का कीड़ा वगैरह था, बिल्कुल नहीं। मेरे हर 15-20 दिन में घर में शिकायतें जाती थी टीचर से। मैं बहुत शरारती था, लेकिन बहुत लाडला भी था उनका। पर मेरे ग्रुप में मतलब जो सब लोग शरारती थे, लेकिन मेरे ग्रुप में जैसे मैं बोल रहा हूँ कि मेरी जो संगत थी, मैंने पहले से ही कि कुछ जिनके माँ-बाप प्रोफ़ेसर्स थे, कुछ लोगों के डॉक्टर्स थे, कुछ रिसर्चर्स के, कुछ आर्ट फील्ड से बच्चे। तो ऐसे ऐसा मेरा ग्रुप ही ऐसा था पहले से ही कि मतलब मैंने वो बना ही लिया था कि इस तरह से ही लोगों के साथ रहना है। जैसे जब से समझ आने लग गई, तो संगत अच्छी रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आपकी सोच तभी विकसित होना शुरू हो जाती है। राइट सर। तो जैसे आप शायद मतलब एक उदाहरण के तौर पर ये कहूँगा तो शायद आपको ये अभी इल्म हुआ रहेगा कि मैं बहुत अगर जब मैं हिंदी बात करता हूँ तो मैं बहुत शुद्ध हिंदी बात करता हूँ, या उर्दू जब बात करूँगा तो शुद्ध बात करूँगा। अब ये है कि कलात्मक दृष्टि से भी मेरा विकास हुआ, बिकॉज़ मेरे फ्रेंड सर्कल, आई हैड अ गुड फ्रेंड सर्कल। सो व्हेन आई टॉक इंग्लिश आई वुड रियली टॉक इंग्लिश वेरी प्योर, और हिंदी में वैसे तो वैसे ही था। तो वैसी स्कूलिंग वगैरह जो थी मेरी उसी तरह से हो रही थी। मतलब और भाषाओं के भी धनी है सर आप, ग्रेट। मतलब बहुत हाँ, मतलब अच्छा मैं हाँ। अंग्रेजी के अलावा हिंदी, उर्दू, मराठी तो मेरी खैर मातृभाषा है, और यस सर। मैं गुजराती जानता हूँ और मैं जर्मन भी जानता हूँ। वाओ। तो उसमें मैं बात ग्रेट। कर लेता हूँ। तो खैर बात ऐसी थी कि जब मैं 8वीं-9वीं की कक्षा में था तब मेरे घर वालों ने ये सोचा कि उनके कुछ दोस्त थे, जान-पहचान थी अमेरिका में, यूनाइटेड स्टेट्स। ओके। तो क्यों ना इसको वहाँ एक भेजा जाए, और क्यों ना ये कुछ और कोई वहाँ पे ऐसी कोई संधि उपलब्ध होती है क्या, जिससे और अच्छा शिक्षण हो सके, इसके लिए खोजा जाए करके। तो हम तो यस सर। साधारण मध्यम वर्ग के ही कुटुंब से आते, तो मतलब इसके लिए धन वगैरह जुटाना तो थोड़ा एक चुनौती रहती है।
तो ये निर्णय लिया गया कि मुझे अकेले को भेजा जाए उस उम्र में, 13 साल की उम्र में समझो। तो मेरे पास दो ही चीजें थी, एक तो खुद का मेरा आत्मविश्वास, क्योंकि मैं पहले से, जैसे मैंने कहा कि मैं सामान्य जो बच्चों के लिए स्कूल है, रेगुलर स्कूल, सामान्य नहीं कहूंगा लेकिन रेगुलर स्कूल, इंक्लूसिव स्कूल्स, इंक्लूसिव, हाँ। तो उसमें था, और वो मेरी इंडिया की बाय द वे पहली केस थी, इट वाज वेरी बैक इन हिस्ट्री। तो क्या हुआ कि फिर एक तो मेरे पास मेरा आत्मविश्वास, और दूसरा मेरा अंग्रेजी पर बहुत अच्छा उस जमाने में भी प्रभुत्व था। मतलब यहाँ तक कि मैं बताता हूँ, मैं जब यूएस गया तब उनकी जो एक्सेंट जिसे कहते हैं हम लोग बात करने की, मैंने लगभग 3 या 4 दिन में पकड़ ली थी, और मैं उसमें बात भी किया करता था। वाओ, तो ग्रेट। हाँ, तो मेरे लिए वो थोड़ा ये हो गया। तो ठीक है, अकेले को भेज दिया गया। लेकिन क्या हुआ कि खैर उन्होंने वहाँ के जो थे उनके जान पहचान के, वो मुझे कुछ नेत्रहीन बच्चों के लिए जो स्कूल्स अमेरिका में वहाँ पे लेके गए। तो मैंने वहाँ पे बोलने वाला एक टाइपराइटर देखा, पहली बार ऐसा कुछ देखा मैंने। टाइपिंग तो मैं सीख चुका था, लेकिन बोलने वाला टाइपराइटर, मतलब ये बोला, ये तो बहुत बढ़िया बात है। जैसे आप कोई भी अक्षर मतलब दबाओगे। आपने उसी टाइम पर 8-9 तक की टाइपिंग भी सीख ली थी? वाओ। हाँ, मतलब ये हुआ था कि देखो, टाइपिस्ट जो होता है ना, वो कभी भी कीबोर्ड की तरफ देखता नहीं है। यस सर, उनको वो फिंगर्स के देखना होता है हिसाब जो से। टाइप करना है। यस, तो आपके फिंगर में, वो आपकी जो उंगलियों में आपकी याददाश्त बैठ जाती है, देयर इज अ फिंगर मेमोरी, राइट। यस तो सर। मैंने बोला, भाई टाइपिस्ट यूं भी टाइपराइटर के पास देखता नहीं, और मैं तो यूं भी नहीं देखता हूँ, मैं किसी की चीज के पास ही नहीं देखता हूँ। बिल्कुल। तो मेरे लिए तो ये इट इज एन एडवांटेज फॉर मी दैट यस सर। इट बिकम्स अ गुड थिंग। सो आई न्यू टाइपिंग, दैट्स फाइन। लेकिन यहाँ पे मैंने एक तरह से, मेरे लिए वो मतलब बहुत ही नई बात थी और बहुत ही बढ़िया बात थी कि मैं जो भी कोई अक्षर दबा रहा हूँ, जो कुंजी में दबा रहा हूँ, वो जिसे इंग्लिश में की कहते हैं, जो भी की दबाऊंगा तो उसकी आवाज आती थी, ए बी सी वॉट एवर, सिंथेटिक, कृत्रिम ध्वनि में। और अगर हम स्पेस दबाते तो पूरा शब्द वो बोल के बता। तो मैं खुद खुश हो गया कि ये तो बढ़िया चीज है यार। और उधर गेम्स वगैरह थे छोटे मोटे आवाज के बेस पर। तो मैंने वहाँ की जो शिक्षिका थी उस लेबोरेटरी में, मैंने उनको पूछा, आई आस्क्ड, हाउ इज इट पॉसिबल दैट दिस मशीन इज टॉकिंग। आज तो सब बच्चों को टॉकिंग सॉफ्टवेयर वगैरह सब पता है। मैं उन दिनों की बात कर रहा हूँ जब कंप्यूटर भी ज्यादा घर पे नहीं थे लोगों के। बिल्कुल। तो उन्होंने मुझे कहा कि देयर इज अ प्रोग्राम इन दिस मशीन, ऐसे उनके अमेरिकन में। तो मैं तो बच्चा था, मैंने पूछा, प्रोग्राम, व्हाट डू यू मीन बाय प्रोग्राम, यू लाइक रेडियो एंड टीवी प्रोग्राम, लाइक देयर आर कैरेक्टर्स इन दैट। उन्होंने कहा एग्जैक्टली वैसा नहीं है, लेकिन लगभग मतलब ऐसे ही समझ लीजिए, और ये इंटरैक्टिव होता है। तो मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा था मुझे। मैंने बोला ठीक है। तो उन्होंने मुझे कुछ ब्रेल में पुस्तकें दी और कुछ ऑडियो कैसेट्स दी कि आप सुनिए इसको, आप समझ जाओगे हार्डवेयर क्या है, सॉफ्टवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर बनाना मतलब क्या, प्रोग्रामिंग किसे कहते हैं, मतलब क्या होता है ये सब। तो ये सब चीजें, मैं फिर क्या हो गया कि मैं वहां पे मुझे वो माहौल पसंद नहीं आता। माहौल यानी मैं पूरे दिन गली में खेलने वाला बच्चा, पूरे दिन मस्ती, ये वो सब, समर वेकेशन, जो ग्रीष्म के समय की जो छुट्टियां लगती है, तो गर्मियों की छुट्टी में हुई वो दिन थे। तो मुझे वो रास नहीं आया वहां का, जो पूरा एक जीवन शैली थी। मतलब वो बुरी नहीं है, लेकिन मुझे रास नहीं आई। तो मैंने कह दिया, मैं नहीं रह सकता हूँ यहाँ पे। और हो सकता है मेरे जो माँ और पिताजी थे, मैं ऐसे सोचता हूँ शायद उन्होंने और थोड़ी पूछताछ कर लेनी चाहिए थी कि क्या एक नेत्रहीन बच्चे को जहाँ पे मैं रह रहा था वो क्या हैंडल कर पाएंगे, क्या उसकी वो निगहदाश्त कर पाएंगे। शायद वो उन्होंने गलती कर दी कि उनको ये पता नहीं था कि वो नहीं कर पाएंगे। तो वहां पे भी कुछ हमें मुसीबतें आने लग गई। तो फिर मैंने 1.5 महीने में मैं वापस आ गया इंडिया में। लेकिन ये सब मैं लेके आया, क्योंकि मैं तो था ही, आई वॉज ऑलवेज अ क्यूरियस किड। हमेशा हर चीज की जिज्ञासा होती थी मुझे, ये क्यों है, ये क्या है, ऐसे ही हमेशा होता था। और फिर वो सब मैं लेके आया, और वो पढ़ते पढ़ते, फिर सुन के, फिर पढ़ के, फिर मैं समझ गया कि अच्छा, कंप्यूटर एक और कुछ चीज नहीं है, वो इसमें एक ब्रेन रहता है, एक मस्तिष्क रहता है, जैसे इंसान के इसमें रहता है, सर में रहता है। और हम एक जरिए से, एक तरह से उस एक विशिष्ट भाषा या भाषाओं में उस कंप्यूटर के साथ संवाद करके उसे अपनी जो वी पुट हिज आवर ओन आइडिया इनटू द कंप्यूटर्स ब्रेन, एंड द वे टू डू इट इज कॉल्ड प्रोग्रामिंग। तो इसे कहते हैं प्रोग्रामिंग, कि हमारी जो आइडिया है वो हम लोग इसके दिमाग में डालते हैं, और वो करने के लिए हमें जो करना पड़ता है उसे प्रोग्रामिंग कहते हैं। यानी हम हमारे दिमाग से उसके अंदर जो जो पात्र है या जो चीजें हैं, वो उसके अंदर हम लोग भी डिफाइन ऑल दोस कैरेक्टर्स एंड थिंग्स and put it in a way that processor understands, that brain understands. That is what is called programming. मैंने बोला, अरे ऐसा होता है, ये होता है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। अच्छा, इसका मतलब ये है कि
हमारी कार्यक्षमता को, हमारी एक्यूरेसी को और हमारी जो कलात्मकता है, इसे ये असीम रूप से ऊपर लेके जाएगा. आवर क्रिएटिविटी, आवर एफिशिएंसी एंड एक्यूरेसी विल बी रेज्ड टू एन इनफाइनाइट लेवल. वो मैं उस जमाने में समझ गया कि ये डिफरेंस होता है. मतलब वो बुक्स में ये रेफरेंसेस थे कि पहले जमाने में फिल्म एडिटिंग कैसी होती थी, अब कैसी होती है. पहले जमाने में टिकट बुकिंग करते थे, अभी तो हम खैर ऑनलाइन ही कर लेते. तो ये बात तो सही थी और ये फ्यूचर था. तो मुझे ये बहुत बढ़िया लग गया कि अरे इसका मतलब कहीं तो हम लोग ब्रेन ऐसे एक आर्टिफिशियल बना रहे, तो ये बढ़िया चीज है. तो 10वीं के बाद मैं टॉपर था मेरे स्कूल का. तो ये स्वाभाविक सी बात है कि पहले ही एक प्रयोग था कि एक नेत्रहीन बच्चे को, जो नेत्रहीन नहीं है, उनके स्कूल में इंक्लूसिवली लिया गया. उसके बाद वो टॉप करता है. तो स्वाभाविक था कि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखवाई मेरे स्कूल ने. हमेशा होती है टॉपर्स के लिए, तो मेरे लिए भी थी. हाँ, तो जो जर्नलिस्ट, जो पत्रकार है, जो हमेशा आमतौर पे सवाल, पत्रकार कुछ आमतौर पे हमेशा सवाल पूछते हैं. कुछ सवाल उनके, आपको मालूम है ना, डिसाइडेड होते हैं. कुछ भी हो जाए वो पूछेंगे अभी आपको कैसा लग रहा है. बिल्कुल. ये पत्रकार का कॉमन प्रश्न होता है. भले भूकंप हो जाए फिर भी वो किसी को, पेशेंट को पकड़ के पूछेंगे आपको कैसा लग रहा है. या सचिन तेंदुलकर डबल सेंचुरी करेंगे फिर भी आपको, उनको पूछेंगे आपको कैसा लग रहा है, खुशी होगी यार. तो ऐसे कुछ सवाल रहते हैं. जैसे बच्चे को हर पत्रकार यही सवाल पूछता है जो टॉपर होता है, बेटा आगे क्या करोगे, या बेटी आगे क्या करोगे. वही सवाल मुझे पूछा गया, बेटा आगे क्या करोगे. तो तब मैंने झट से कह दिया कि आई विल बी अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, मुझे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करनी है. तब वो कमरे में पूरी पिन ड्रॉप साइलेंस थी, बिकॉज कुछ लोगों को लगा मैं पागल हो चुका हूँ. कुछ लोगों ने कहा शाबाश आप तो बढ़िया सोचते हो, लेकिन ये हो नहीं सकता है. लेकिन ठीक है, एक बच्चे के रूप से अपने सपने देखना अच्छी बात है, लेकिन वो सपना ही है, ये हो नहीं सकता है अभी. और कुछ गिने चुने लोग थे जिनको लगा शायद हो पाए, पता नहीं, मतलब क्या बोल सकते हैं. तो ऑफ कोर्स खैर मुझे एडमिशन तो वहां मिली ही नहीं, क्योंकि सवाल ही नहीं था. उस जमाने में इंडिया में वैसे घर घर में कंप्यूटर्स थे नहीं, तो टॉकिंग सॉफ्टवेयर वगैरह तो मालूम होना तो दूर की बात, रहना तो किसी के पास था नहीं. तो मुझे आर्ट्स लेना पड़ा. और तब मैंने एक बात सोची कि आगे चल के तो मुझे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करनी है. यही तो बात है ना, मैंने जो कहा कि मेरे संगत के वजह से मेरा एटीट्यूड ऐसे बदल गया था. और तो आपका गोल डिसाइडेड था, सबसे बड़ी बात. हाँ, मेरा गोल डिसाइडेड था. और वो गोल इसीलिए डिसाइड हो गया कि मेरे संगत में जो लोग थे, जो मेरे दोस्त लोग थे, सहेलियां थी, बहुत सारी सहेलियां थी, बहुत सारे दोस्त थे, सब मुझे कुछ ना कुछ पढ़ के बताते थे. स्कूल में वगैरह लाइब्रेरी थी, और मैं एलोक्यूशन में होता था, डिबेटिंग में होता था. तो काफी कुछ जो विचारों का आदान प्रदान है, वो संवाद हमेशा हुआ करता था, मेरे शिक्षकों से भी हुआ करता था. तो इसके वजह से मेरा गोल इस तरह से डिसाइड हो ही गया था. और फिर वो कैसेट्स और वो बुक्स लाए थे मैंने जो अमेरिका से. तो मैंने सोच लिया था जो भी हो मुझे ये करना ही है, क्योंकि मुझे समझ में आया था कि इसकी क्या पावर, इसकी शक्ति क्या होने वाली है दुनिया में आगे चल के, जो आज है सच में. तो अच्छा, तो फिर आर्ट्स लेना पड़ा. तो मैंने एक उसमें थोड़ी अकल लगाई कि तर्कशास्त्र, जिसे हम इंग्लिश में लॉजिक कहते हैं, मैंने कहा मैं लॉजिक लूंगा, स्टैटिस्टिक्स लूंगा. और ऑफ कोर्स मैंने मानस शास्त्र भी लिया था, साइकोलॉजी और इकोनॉमिक्स, ये मेरे सब्जेक्ट्स थे. तो ये सब सब्जेक्ट्स लेने का उसके पीछे कुछ उद्देश्य था. जैसे इकोनॉमिक्स कर को व्यवहारिक ज्ञान रहना चाहिए करके, इकोनॉमिक्स जैसे व्यावसायिक ज्ञान. ओके. और वो तो मेरे खैर लास्ट मैंने फाइनल ईयर ग्रेजुएशन इकोनॉमिक्स में ही करी. स्टैट्स और लॉजिक तो कंप्यूटर में लगना ही लगना है. और साइकोलॉजी इसलिए कि जब आप किसी के लिए सॉफ्टवेयर बना रहे हो तो पहले उसके मन में क्या है वो समझना जरूरी है, क्योंकि हम कंप्यूटर को ह्यूमन बिहेवियर के अनुसार मोल्ड करते हैं. ह्यूमन बिहेवियर कभी हम कंप्यूटर के हिसाब से मोल्ड नहीं करते. अगर हम वो करने गए तो कोई भी सॉफ्टवेयर लेगा नहीं, कोई भी सॉफ्टवेयर यूज नहीं करेगा, जिसे आज के जमाने में यूजर एक्सपीरियंस कहते हैं, यूएक्स. तो ये सब्जेक्ट्स लेके उसके बाद ग्रेजुएशन होते होते तब तक तो थोड़ा कंप्यूटर्स हर घर में आने लग गए थे, डेस्कटॉप, लैपटॉप में से ही डेस्कटॉप तो आ रहे थे. तो हाँ, तो उसके बाद फिर मैंने अप्रोच किया, क्योंकि तब तक मेरे पिताजी का व्यवसाय था, हमारा कैनल था. हम लोग कुत्ते पालते थे और उनके जब ब्रीडिंग होता था. तो बहुत सारे मेरे पिताजी के क्लाइंट थे. तो उनके एक क्लाइंट थे जो जिनकी नजर थी मेरे पर पहले से, वो देखते थे बच्चा ब्रिलियंट है. तो क्या होता है ना कि कोई अगर बच्चा मेहनती हो और कोई अच्छा है तो लोग आगे आते हैं हेल्प करने के लिए, कुछ भी हो जाए. क्योंकि वैसे तो मेरे जैसे मतलब मेरे जैसे माँ बाप थे, वैसे और भी बहुत लोग रहेंगे, लेकिन सवाल ये आता है फिर मैं ही क्यों. तो वो टाइम पे आपको ना आपकी प्रेजेंटेशन, आपका जो प्रेजेंस ऑफ माइंड है, और आपकी बुद्धिमत्ता और आपकी मेहनत, क्योंकि मेहनत को कोई शॉर्टकट नहीं है. तो देख रहे थे मेरे को, तो उन्होंने मेरे पिताजी को बोल दिया कि ऐसा ऐसा है, देखो मैं वो सॉफ्टवेयर दिलवा देता हूँ. और एक दोस्त ने कंप्यूटर दिलवाया.
तो उस जमाने में जॉज वगैरह जो सॉफ्टवेयर वेरी कॉस्टली लाइसेंसेस, तो Yes. खैर वो लिया। उसके बाद जाके मैंने यूनिवर्सिटी से कह दिया कि मैं ये करूंगा करके, और प्रैक्टिकल्स तो वहाँ पॉसिबल थे नहीं, तो डेटा प्रो करके एक इंस्टीट्यूट थी, वहाँ जाके मुझे प्रैक्टिकल्स करने पड़ते थे। वहाँ पे मैंने Okay. कन्विंस किया कि हम सॉफ्टवेयर डालेंगे वहाँ पे, क्योंकि आमतौर पे उस जमाने में सॉफ्टवेयर मशीन पे डालना मतलब लोग डरते थे। तो Yes, लेकिन sir. मैंने कन्विंस किया। उसके बाद मेरे सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने की जर्नी शुरू हो गई, जिसमें भी कुछ कुछ चीजें मुझे खुद से करनी पड़ी। जैसे स्क्रीन्स अगर बनानी है तो आपको जो लेआउट करना है स्क्रीन का, आपके बटन्स कहाँ होंगे, बटन्स कैसे दिखते हैं, टेक्स्ट बॉक्सेस होते हैं वो कैसे दिखते हैं, उसके पीछे लेबल्स होते हैं वो कैसे दिखते हैं, ऊपर मेन्यू बार कैसे दिखता है। तो वहाँ के शिक्षकों को ये चुनौती थी कि भाई इसको कैसे सिखाए। कोडिंग करना बैकएंड में बैकग्राउंड में तो ठीक है। तो मैंने ये आइडिया निकाली, मैंने कहा ये काम करते हैं हम लोग, एक काम करेंगे कि कार्डबोर्ड लेके उसके ऊपर हम लोग छोटे छोटे और कार्डबोर्ड से पीसेस बना के हम लोग, आप मुझे स्क्रीन एग्जैक्ट लेआउट बताइए, उस तरह से मैं स्क्रीन पे थ्रू कोडिंग में डिजाइन करूंगा करके। तो मुझे पता था जैसे उंगली का जो अपना सेकंड, फर्स्ट और सेकंड नकल के बीच की जो डिस्टेंस होती है, यहाँ की डिस्टेंस, ये और ये, बिल्कुल. हाँ, लाइक नेत्रहीन बच्चों के लिए मैं बताता हूँ, अगर आप उंगली को थोड़ा फोल्ड करोगे, जैसे कम हियर वाला साइन करते हो ना ऐसे, और एक पार्ट ऊपर का छोड़ के जो सेकंड नकल शुरू होती है और जिससे थर्ड नकल तक, वो अप्रोक्सीमेटली 1 इंच का डिस्टेंस रहता है। तो अगर आप स्क्रीन पर थोड़ा सा रख के और ऐसे मेजरमेंट्स ले लेके आप अगर करोगे, इनिशियली आपको वो करना पड़ता है, बाद में तो आदत हो जाती है और प्रैक्टिस हो जाती है कि कितने पिक्सल्स का 1 इंच बनता है। तो पहले हार्ड कार्डबोर्ड पे लेआउट्स बना के, जैसे मेन्यू बार दिखाना है तो ऊपर एक बड़ी पेंसिल रख दी, और नीचे सारे बटन्स बनाते छोटे 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 कार्डबोर्ड के स्क्वायर्स काट के, ये सब किया मैंने। और मैं ये कर रहा था तो उसे देखकर हमारे जो शिक्षक थे, जो फैकल्टीज, इवन दे गॉट इंस्पायर्ड दैट इफ this guy is doing it, he is trying his level best and finding innovative ways of solving this problem, तो हम लोग को भी 10 कदम और लेने चाहिए। हमने 1 कदम लिया तो सामने वाला 10 कदम लेता है। सो दे रियली गॉट इंटरेस्टेड इन सीइंग टू इट कि आप इसको सॉफ्टवेयर इंजीनियर बना के रहेंगे करके। तो 1-1.5 साल के बाद वो रेजिस्टेंस पूरा खत्म हो गया, कि रेजिस्टेंस पहले से ही था नहीं, लेकिन थोड़ा चैलेंजेस थे कि किस तरह से सिखाए, क्या करे, तो वो भी सॉल्व हो गया। एंड देन मैं एक्चुअली 2003 तक आई हैड बिकम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। एंड सर एक चीज आपको पूछना चाहूंगी, जैसे आपने बोला कि कॉलेज में आपको सपोर्ट मिला, लेकिन मेरे मन में ये सवाल आ रहा था कि जैसे स्कूल में भी आपने नॉर्मल स्कूल्स, इंक्लूसिव स्कूल्स में स्टडी की, और कॉलेज में भी, तो राइटर का कैसे रहता था? क्योंकि आपने बीएससी कंप्यूटर साइंस किया, तो उसमें बहुत सारे एग्जाम्स में भी प्रैक्टिकल्स तो जो भी है, लेकिन जो थ्योरी होती है उसमें भी आई थिंक प्रोग्रामिंग या कोडिंग का कुछ तो होता होगा। तो वो फिर आप कैसे बॉन्ड अपने राइटर के साथ बिठाते थे कि पहले, यस, वेरी गुड क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन और किसी ने भी मुझे आज तक नहीं पूछा समहाउ, क्योंकि राइटर सब लेते, सबको पता है, लेकिन व्हाट अबाउट आईटी पेपर्स? तो कैसा है, इसमें 2 सॉल्यूशंस थे, या तो मैं मेरे से जूनियर वाला पर्सन लूं जो आईटी फील्ड में ही है, जिसे मालूम है ये क्या करना है, हाँ. या फिर वहां पे ये होता था कि कभी कभी खुद फैकल्टीज ही बैठ जाते थे लिखने के लिए, क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि अगर मैं कुछ कहूंगा वो टर्मिनोलॉजी नहीं समझ में आए तो क्या करेंगे। हाँ सर। हाँ, तो उसमें जो रिस्क फैक्टर था वो खत्म हो जाता था, इसलिए फैकल्टीज यूज्ड टू समहाउ सिट, या लैब असिस्टेंट, कभी बहुत बार तो लैब असिस्टेंट को ही बिठाया जाता था कि आप ही बैठ जाओ करके लिखने के लिए, क्योंकि उतना तो उनको नॉलेज रहता है। अगर मैं कोई सिंबल्स बता रहा हूँ लिखने के लिए, कर्ल का सिंबल है या वर्टिकल बार के सिंबल्स है, ये वो सब लिखना है, तो वो हाँ वो हो जाता था। तो वो कुछ मतलब प्रॉब्लम्स आए नहीं। और मुझे जब ये फ्लो चार्ट्स बनाते थे तभी भी मुझे सारे सिंबल्स पता थे किसको क्या रिप्रेजेंट करते हैं, तो मैं वो पता था कि ये सिंबल्स यूज करो करके मैं बताया करता था, तो ज्यादा करके वो कोई प्रॉब्लम आती नहीं थी। और हाँ, तो ये सब हुआ। एंड और एक चीज मैंने की थी, मैं वो बता के रखता हूँ, क्योंकि उस जमाने में आपको पता है कि मैथमेटिक्स बच्चों को नहीं दिया जाता है, ब्लाइंड बच्चों को नहीं दिया जाता था। मेरे मामले में भी स्कूल में हुआ, लेकिन मैंने जबरदस्ती वो मैथमेटिक्स, अलजेब्रा तो मैंने किया ही किया, ज्योमेट्री खैर शायद ट्रिगोनोमेट्री लेवल पे जाएंगे या ज्योमेट्री पे थोड़ा सा, लेकिन अलजेब्रा इज नो प्रॉब्लम। मैं ये सोचता था कि टीवी रमन जैसा अगर फुल्ली ब्लाइंड पर्सन ही कैन बी अ मैथमेटिशियन, देन व्हाई कांट आई डू इट, यू नो। बिल्कुल। तो मैथमेटिक्स वाजंट अ प्रॉब्लम, स्टैट्स वाजंट मच ऑफ अ प्रॉब्लम, क्योंकि ये प्रॉब्लम होते नहीं है, प्रॉब्लम इस तरह से बताया गया कि ये प्रॉब्लम है, या इस तरह से हर चीज में नहीं, ये मानसिकता और मन की जो परिस्थिति है उस पर ये सब होता है। जैसे आगे चल के मैं इसके ऊपर कभी तो बात करूंगा कि आज भी लोग सोचते हैं कि ब्लाइंड इंसान है, अच्छा मतलब ज्यादातर के वो म्यूजिक में ही होगा, और बहुत लोग है भी।
और बहुत लोग ये भी कहते हैं हाँ करो म्यूजिक, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्यों अगर हम लोग को म्यूजिक के मेरा ये कहना है, ये अगर आप सच में टैलेंटेड हो म्यूजिक में तो करो, लेकिन ये स्टीरियोटाइपिंग बंद होनी चाहिए अभी। इसके बारे में हम बात करेंगे ऑफ कोर्स, बट मैं ऐसे ही पासिंग रेफरेंस के लिए बता रहा था कि ये स्टीरियोटाइपिंग बंद होनी चाहिए। तो बाय द वे मैं भी खुद एक ट्रेंड गजल सिंगर हूँ, आई हैव टेकन ट्रेनिंग इन क्लासिकल, तो छोड़ देते हैं, तो मेरी हॉबी थी वो, तो बस मैंने ऐसे ही किया। तो मैं इंजीनियर बनने से पहले ही मैंने छोटे छोटे सॉफ्टवेयर बनाने शुरू कर दिए थे। कुछ एक दोस्तों का एक समूह मैंने बनाया था, आई हैड अ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स। हम लोग सब ये सोचते थे कि लेट्स डू समथिंग। तो हम लोग छोटे छोटे फार्मेसीज के लिए, छोटे शॉप्स के लिए वगैरह, तभी से ही मैं सॉफ्टवेयर बनाना मैंने शुरू कर दिया था। तो तभी नॉलेज, मतलब सर आपको सपोर्ट काफी मिला अपने फ्रेंड से भी, टीचर से भी और फैमिली से भी, है ना? उस सपोर्ट भी यस, इसके बारे में मैं कहूंगा सपोर्ट हाँ, तभी मिलता है जब आप खुद अच्छा इनिशिएटिव्स लोगे, बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल बहुत लोग इनिशिएटिव ही नहीं लेते, और बहुत लोगों का ये भी रहता है कि भाई मुझे सब कुछ रेडीमेड मिल जाए। ये भी एक गलत बात है कि अगर आपको आपके राइट्स चाहिए तो आपकी ड्यूटीज भी आपको मालूम होनी चाहिए। और मेरा हमेशा से ये कहना है कि वर्ल्ड विल बी काइंड एंड क्रूएल टू एवरीवन, राइट। और वो होना भी चाहिए। जैसे आप सपोर्ट की बात करते हो, सच में बोलता हूँ मेरे फैमिली का उतना सपोर्ट था नहीं, क्योंकि वो लोग ज्यादा पढ़े लिखे हैं नहीं, और उनके हिसाब से उनको जितना समझ आता है, पहले तो उनका यही था, यस बेटा ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वगैरह, दे वर नॉट एट ऑल रेडी फॉर इट। उसके बाद भी जब मैंने पहली बार मेरा बिजनेस वगैरह जब शुरू किया, वो पहली बार चला नहीं, बिकॉज उनकी ये आदत थी कि जो भी अर्निंग होता था वो खुद उसको कंट्रोल करते थे, किसको कितना पैसा देना है, मेरे जो पार्टनर्स थे वगैरह। तो ये तो गलत बात है। आप अगर एक सर्टेन एज के बाद बच्चों को फ्री नहीं छोड़ोगे, तो उनके साथ जो रहने वाले, या तो वो उनका डिसएडवांटेज उठाएंगे, बिकॉज ये बच्चा अभी माँ बाप पे अभी भी ये है, या फिर वो लोग उसके साथ रहेंगे ही नहीं। आज भी उस जमाने में मेरा बिजनेस जो बाद में स्कैटर हुआ, उसके बाद तो मैंने फिर जॉब भी किया, फिर से बिजनेस किया जो अभी बहुत ज्यादा सक्सेसफुल है। तो उस जमाने में जो लोग बिछड़े मेरे से, वो लोग आज भी मेरे कांटेक्ट में है ऑन अ पर्सनल लेवल, लेकिन हमारी व्यवहारिक रूप पे कुछ हो नहीं पाई, बिकॉज वो वहां मेरे पेरेंट्स ने बिल्कुल गलत मतलब काम किया था उसमें, कि वो मेरा सारा फाइनेंसेस कंट्रोल किया करते थे। और ये सारे पेरेंट्स को मैं कहना चाहूंगा कि हाँ, लाजिम है कि कुछ चीजें आपको नहीं समझ में आती, अगर कुछ समझ में आती नहीं है तो आप इसकी क्रिटिसिज्म भी नहीं कर सकते। हमेशा मैं बताता हूँ, अपने जो नोबेल प्राइज विनर बॉब डिलन करके एक सिंगर है, आपने शायद नाम सुना होगा, उसके गाने में ना एक बहुत अच्छा लिरिक्स है जो मैं सब, आई टेल दिस टू एवरी पेरेंट। उनका एक गाने में ऐसा लिरिक है, टू ऑल द मदर्स एंड द फादर्स ऑफ द लैंड, डोंट क्रिटिसाइज दैट यू डोंट अंडरस्टैंड। तो अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आती और आप आपके बच्चे को पता है कि वो कर रहा है, एक सर्टेन एज के बाद हमको अक्ल आ जाती है, 17-18 ईयर्स के बाद तो बिल्कुल हमको पता है हमको क्या करना है या क्या नहीं करना है, एटलीस्ट क्या नहीं करना है वो तो पता होता है, यस। तो उनको करने दो, गलतियां करने दो, ठोकर खाने दो, गिरने दो, सब होने दो, सब कुछ ठीक होता है। तो ठीक है, वो तो हुआ। तो मैं ये बता रहा था कि फैमिली का उतना ज्यादा नहीं था, बाद में उनको समझ में आ गई बात कि बच्चा हाथ से गया, अभी हम लोग कुछ नहीं कर सकते। तो और मैंने एक तरह से कह सकते कि मैंने आजादी छीनी। तो हर चीज में हमको ये करना पड़ता है, यू हैव टू बी फॉर योर सेल्फ। तो अपने इसीलिए राइट्स के फ्रेंड्स लिए। का भी इसलिए मिला, टीचर्स का, मैंने बताया ना, मैंने खुद इनिशिएटिव लेके प्रॉब्लम सॉल्व किया। आप मुझे कैसे सिखाओगे, मैं आपको सिखाता हूँ। अब मैंने उनको ये सिखा दिया कि आप मुझे कैसे सिखाओगे, उसके बाद तो उनको करना ही करना था, क्योंकि इतने खुश हो गए वो, उनके लिए भी एक नया एक्सपेरिमेंट था वो, तो दे वर वेरी हैप्पी। तो खैर, यस एग्जैक्टली। तो उसके बाद वही हुआ कि फिर मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर बना, और उसके बाद मैं आईटी प्रोफेशनल बना। अब ये बता देता हूँ कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना और आईटी प्रोफेशनल होना थोड़ी अलग बात है। इंजीनियर ज्यादा से ज्यादा खुद प्रोग्रामिंग करेगा, और हाँ, मेरे से पहले कुछ लोगों ने डेटाबेस तक में काम किया था। उस जमाने में फॉक्स प्रो वगैरह करके कोई टेक्नोलॉजीज थी, जिसमें डेटाबेस, जो जानकारी का संग्रह, जिसे हम डेटाबेस कहते हैं इंग्लिश में, उस पे काम किया करते थे। कंप्यूटर अच्छे से चला लेते थे, टेक्निकली अच्छे साउंड थे। बट टू बी एन आईटी प्रोफेशनल, आपको बैकएंड यानी पूरा जो उसका जो तर्क का जो कोडिंग होते, जो विचारधारा होते, उसका प्रोग्रामिंग करना, फ्रंट एंड यानी आप जो स्क्रीन पर देखते हैं, जैसे बटन्स देख रहे हैं या टिक मार्क देख रहे हैं या ड्रॉप डाउन देख रहे हैं, मेन्यू देख रहे हैं, इसका सारा चीजें बनाना, उसके सारे इवेंट्स लिखना, फिर उसके बाद पूरा प्रोजेक्ट मैनेज करना, उसके बाद सब जो टेक्निकली जो रिक्वायरमेंट एनालिसिस होती है उसका करना, ये सारी चीजों का मिलाप होता है आईटी प्रोफेशनल। सिर्फ खाली कोड लिख के या प्रोग्राम करके होता नहीं है। तो उस लिहाज से मैं पहला ही आईटी प्रोफेशनल था, एज अ टोटली ब्लाइंड पर्सन, जो सब कुछ पूरे लेवल पे मैनेज कर रहा था। ग्रेट तो खैर, अचीवमेंट। हाँ, तो वही ऐसा हुआ। उसके बाद मैंने
जैसे IIT में, फिर होमी भाभा सेंटर में, कई जगह पे जॉब किया और आज Okay. मेरी कंपनी है जो हम्म एक प्राइवेट अ, लिमिटेड कंपनी। हाँ यस सर। तो सर जैसे आपने बोला कि आपने सॉफ्टवेयर बनाने स्टार्ट किए थे, तो आपने स्टार्ट कहाँ से किया? मतलब कौन सा सॉफ्टवेयर आपने सबसे पहले डेवलप किया और कैसे सोचा आपने कि किस उसमें टॉपिक पर या किस फील्ड में लेकर जाना चाहिए उस सॉफ्टवेयर को? सबसे पहले मैंने बनाया था एक फार्मेसी मैनेजमेंट वाला सॉफ्टवेयर था, जो मेरे ही नज़दीक में एक फार्मेसी थी, उनको ज़रूरत थी उस समय में सॉफ्टवेयर की, तो मैंने उनके लिए बनाया था। उसमें स्टॉक मैनेजमेंट वगैरह होता था और बिल्स वगैरह बनाना, ये सब। तो तब मेरी टीम लाइक 4 जन की टीम थी हमारी, बस 4 पीपल। बहुत मज़ा आता था तभी कि वहाँ जाना, उनके रिक्वायरमेंट्स लेना। और हम में से सिर्फ एक के पास लैपटॉप था खाली, हमारे पास लैपटॉप नहीं था, तो बस ओके। फिर हम लोग बहुत बहुत मज़े करते थे वो टाइम पे। तो जब वो बन गया एंड व्हेन वी गॉट द फर्स्ट पेमेंट, तो बहुत अच्छा लगा था तभी, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था। उसके बाद और एक से थोड़े इंडोफिल केमिकल्स कंपनी करके थाने में, मुंबई के नज़दीक, उनके क्वालिटी एश्योरेंस का सॉफ्टवेयर मैंने बनाया। फिर IIT के इंडस्ट्रियल डिज़ाइन सेंटर के लिए ग्रेविटी सिमुलेशन वाला एक सिस्टम बनाया था मैंने, कि वहाँ पे एक बॉडी, एक सर्टेन पोजीशन में जब बॉडी हो तो उस पे एग्जैक्टली कौन से पॉइंट पे सबसे ज्यादा सेंटर ऑफ ग्रेविटी, यानी गुरुत्वाकर्षण का केंद्र किस बदन के किस हिस्से में, कौन से आसन में ज्यादा आएगा, इसके ऊपर कुछ एक रिसर्च चल रहा था, उसके लिए मैंने किया। ऐसे करते 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 और फिर जैसे मैंने कहा कि बाद में थोड़ा बंद हो गया था। और एक चीज मैंने करी, लेकिन जो है मतलब क्या हुआ कि वो तो खैर जॉस जैसे कोई कॉस्टली लाइसेंस सॉफ्टवेयर मेरे पिताजी के जो क्लाइंट थे उन्होंने लाके दिया, उन्होंने देखा था। और वो तो जैसे मैंने कहा कि मेरे माँ बाप ने जो शुरुआत में ही मुझे एडवांटेज मिली, जो उन्होंने मुझे साइटेड स्कूल में डाला था, जिसके यस। वजह से और सारी पहचाने थी, तो ये सब समझ में पढ़ने, या ग्रुप अच्छा हुआ करता था मेरा सोशल नेटवर्क पे भी। उस जमाने में ज्यादा कुछ सोशल नेटवर्क था नहीं, और ऑर्कुट वगैरह वो सब ऐसे सब। तो एक सन माइक्रो सिस्टम्स का इरादा था कि एक टॉकिंग सॉफ्टवेयर फ्री बनाया जाए। सो ओके। आई वाज वन ऑफ द वेरी अर्ली कंट्रीब्यूटर्स टू दैट सॉफ्टवेयर। उसका नाम है ओरका, ORCA, ओरका, जो लिनक्स डेस्कटॉप पे आता है, और उबुंटू लिनक्स करके जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, जैसे विंडोज है वैसे वो भी एक ऑपरेटिंग, जैसे एप्पल मैक ये यस सर। जो या एप्पल की है, वैसे उबुंटू एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो वो सबसे पहला मैंने उस पर कॉन्ट्रीब्यूशन किया था। और बहुत ज्यादा लोग अभी तो लिनक्स यूज करते हैं, उस जमाने में इंडिया में कम था लेकिन बाहर ज्यादा था। लेकिन वही उसका फिर एक रीमेक बन गया NVDA करके विंडोज के ऊपर, जिसमें मैं नहीं था, लेकिन ओरका जिसके आधार पर NVDA शुरू हुआ, उसमें ओरका में मैं था पहला अर्ली कंट्रीब्यूटर। क्योंकि मुझे तो खैर मिल गया सॉफ्टवेयर, जो किशोर शाह जिनका नाम था, मेरे पिताजी के जो क्लाइंट थे, और एक फारूक भाई करके जिन्होंने कंप्यूटर दिलवाया था। लेकिन ये हर एक को पॉसिबल नहीं है, ये मेरे दिमाग में तभी से ही था कि ये मुझे मिला है ठीक है, लेकिन हर एक को होता नहीं। तो मैं चांस ही देख रहा था, मैं मौका देख रहा था कि ऐसा कुछ किया जाए, तो मैंने वो किया। उसके बाद ऑफ कोर्स मैं टाटा मूलभूत संशोधन केंद्र में बतौर प्रोग्रामर लगा, क्योंकि और कुछ हो नहीं रहा था ज्यादा। वो मैंने किया कुछ टाइम के लिए। उसके बाद उस दौरान जब मैं IT कंसल्टेंट करके बहुत कंपनीज में जाया करता था, उनकी जो डिप्लॉयमेंट होती थी कंप्यूटर्स की और सॉफ्टवेयर वगैरह, तब मुझे समझ में आया कि अकाउंटिंग जो कर रहे हैं उसके लिए एक ही बस दुनिया क्या बोल रहा हूँ, सॉरी, देश में एक ही सॉफ्टवेयर चलता है, टैली। तो बहुत सारे हम लोग उस जमाने में बहुत सारे कंपनीज को मैं लिनक्स पे, विंडोज से ओपन सोर्स जो मुक्त सॉफ्टवेयर उस पे मैं शिफ्ट करवा रहा था, जो कंप्लीट वायरस फ्री ऑपरेटिंग सिस्टम है उबुंटू। तो टैली का तो कोई ऑल्टरनेटिव था नहीं। दूसरा, ये बहुत सारे कॉस्टली अकाउंटिंग और बिलिंग सॉफ्टवेयर हुआ करते थे, और छोटे छोटे जो हमारे व्यापारी भाई बहन है, जो छोटे शहरों में व्यापार करते हैं, उनकी दुकानें भी छोटी रहती है, उनके पास 5 से 10 से ऊपर तो कोई कामगार लोग रहते ही नहीं है, मतलब देर आर नॉट मोर देन 5 to 10 एम्प्लॉइज। छोटे छोटे स्टेशनरी की दुकान होती है, ग्रोसरी शॉप्स होते हैं छोटे छोटे, या ट्रेडर्स होते हैं, छोटे ट्रेडर्स, माइक्रो ट्रेडर्स, या इंडिविजुअल सर्विस प्रोवाइडर्स रहते हैं, जैसे एजेंट्स हो या ये सब। इनका ये प्रॉब्लम मैंने देखा कि भाई इनको ये जम नहीं रहा है, और ये बहुत कॉस्टली भी है। तो मैंने एक इनिशिएटिव शुरू किया GNU खाता के नाम से, जो मैंने एक प्रोजेक्ट लीड किया, जिसको केरल के राज्य के सरकार ने और कभी थोड़ा बहुत नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया निक्सी ने भी स्पॉन्सर किया। मेरा ये कहना था कि ऐसा एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर जो ज्यादा इजी रहे, ये मुफ्त और मुक्त होना चाहिए।
तो मैंने Yes. वो बनाया, इसका नाम था GNU खाता। तो वो केरला गवर्नमेंट ने भी यूज किया। हमारे महाराष्ट्र में जो बेसिक अकाउंटिंग का जो फाउंडेशनल ये रहता है चैप्टर, उसमें भी वो सिखाया जाता है, क्योंकि वो फ्री है Okay. और गवर्नमेंट फंडेड है। हाँ, हम्म वो मैंने शुरू किया और वो चल रहा था। मैंने खुद की अपनी एनजीओ भी शुरू की थी, डिजिटल फ्रीडम फाउंडेशन करके। ये Okay. इस किस्म के सॉफ्टवेयर करिकुलम में आने चाहिए। हाँ, हम्म तो वो चल रहा था और वो काफी देर तक मैंने किया, लगभग 10 साल उस पर। सर सॉरी टू इंटरप्ट यू, बट एक चीज मैं पूछना चाह रही थी। जैसे आपने बोला कि केरल गवर्नमेंट ने, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने, तो फिर उसको स्प्रेड कैसे किया आपने जब उसको डेवलप किया? तो स्प्रेड इस तरह से किया कि हम लोग काफी कुछ मीडिया में वगैरह, पेपर में वगैरह भी ये आता था। और ओके गवर्नमेंट, चूंकि केरल गवर्नमेंट तो ये डिसाइड ही कर चुकी थी कि ये सॉफ्टवेयर को जितने भी स्टार्टअप विलेजेस है या जितने भी माइक्रो जैसे होता है ना इंडस्ट्रियल जोन जिसमें माइक्रो बिजनेसेस रहते हैं, उनको ये बोला ही गया था कि आपको इस सॉफ्टवेयर के यूज करके आपको बिलिंग करनी है करके। तो वहाँ यूज हो रहा था। उसके बाद जैसे मैंने कहा कि महाराष्ट्र में हम लोग ने यहाँ तक कि कोर्ट में भी हमने ये अपील की थी कि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर जिसे कहते हैं हम लोग, खुला सॉफ्टवेयर, हाँ, जैसे साउंड एडिटिंग के लिए ओडासिटी है या जैसे VLC प्लेयर है, ऐसे बहुत सारे मुफ्त, जैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के बदले लिब्रा ऑफिस करके, ओपन ऑफिस करके एक आता था। तो ये सारी चीजों के लिए लाइसेंस का खर्चा नहीं पड़ता है, तो यही सॉफ्टवेयर करिकुलम में होने चाहिए। तो ये भी काम डिजिटल फ्रीडम फाउंडेशन यानी मेरी संस्था ने किया, जिसके वजह से अपने आप ये स्प्रेड होने लग गया, बिकॉज मीडिया में वगैरह आने लग गया था। लेकिन इसमें हुआ ये कि मैं ये बना रहा था और ऑफ कोर्स आपने ये सत्यमेव जयते का जिक्र किया, वो ठीक है, मतलब अच्छा ही था वो। लेकिन उससे पहले 2009 में एक IBN नेटवर्क का सुपर आइडल्स करके अवार्ड का एक सीरीज आई थी, सुपर आइडल अवार्ड, जो डिसेबल्ड लोगों ने कुछ अचीव किया है या और कुछ कर रहे हैं। तो तभी उन्होंने मुझे एक बिना पे ये मुझे अवार्ड मिला था, उसमें आई वाज द अवार्डी। उसका रीजन ये था कि मैंने उनको पहले दिन कहा था, उन्होंने मुझे पूछा था कि आपको क्या करना है। तो मैंने बोला देखिए, बहुत सारे जो यू नो साइटेड पीपल जिनको दिखता है वो नेत्रहीनों के लिए काम करते हैं, बहुत सारे नेत्रहीन लोग हैं वो नेत्रहीन के लोगों के लिए काम करते हैं, जो अच्छी बात है। पर मैं ये सोचता हूँ कि मेरा दिल इतना भी जो क्या बोलते हैं नैरो नहीं है, इतना छोटा नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि सिर्फ दुनिया में नेत्रहीन लोग ही ऐसे नहीं जिनको मदद की जरूरत है या जिनके लिए कुछ सुलभ करना जरूरी है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो शायद नेत्रहीन नहीं, दे आर जस्ट रेगुलर पीपल, लेकिन दे आल्सो आर इन नीड ऑफ समथिंग, दे नीड समथिंग, दे रिक्वायर समथिंग। सो माई हार्ट इज नॉट जस्ट नैरो टू ओनली डू समथिंग फॉर माई कम्युनिटी। वो ओरका वगैरह तो मैंने कर दिया था, खैर ठीक है, लेकिन आई जस्ट वॉन्ट टू डू फॉर द ब्रॉडर कम्युनिटी हु इज नीडी। तो उस लिहाज से ये अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर जो मैंने फ्री अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर बनवाया था, वो वही था कि मैंने एक टीम असेंबल करके गवर्नमेंट से फंडिंग मिलवा के ये सब किया। बिकॉज ये छोटे छोटे व्यापारी अभी भी एक्सक्लूडेड फील कर रहे हैं, उनको टैक्सेशन सिस्टम डिफिकल्ट है, उनको अकाउंटिंग करने में इतनी कॉस्ट ज्यादा आती है कि वो लोग सोचते हैं इससे अच्छा करे ही ना। तो हाँ, तो उनको मेन स्ट्रीम में लाना जरूरी था, तो तभी मुझे वो अवार्ड मिला। और हाँ, उसके बाद फिर वो सत्यमेव जयते वगैरह वो हुआ। ऑफ कोर्स उसके बाद, वो तो बहुत पुरानी बात है जो आपने की थी, वो अभी इसको 11 साल से ज्यादा हो गए। उसके बाद बहुत कुछ अच्छी, कुछ बुरी, खट्टी मीठी बातें हुई, कुछ जो मेरे साथ थे वो साथ छोड़ के भी चले गए, कुछ नए लोग आ गए, ज्यादा अच्छे लोग भी आ गए। तो ये होते रहता है, यू नो, इट ऑल हैपेंस। और फिर ये करते करते मतलब काफी अच्छे से ये GNU खाता का बहुत अच्छा चल रहा था, बिकॉज केरला गवर्नमेंट तो अच्छे से उसको फंड कर रही थी और टीम भी अच्छी सेटअप हो गई थी। 2016 में मेरी वाइफ शी जॉइंड माय ऑर्गेनाइजेशन इन 2016 एंड तभी हमारी पहली मुलाकात तो खैर 2013-14 में ही हुई थी, जब उनके कॉलेज में मैं एक बार सेमिनार देने गया था। तब तक काफी मैं पॉपुलर हो चुका था, तो बहुत सारे कॉलेजेस में मुझे बुलाते थे, तब मेरी मुलाकात हुई। और 2016 में वो पहली बार मेरे साथ काम करने को उन्होंने शुरू किया। तब तक हम लोग ऑनलाइन टच में रहते थे। फिर वो मुझे ज्वाइन हुई, फिर हम लोग वो GNU खाता को बढ़ा रहे थे आगे। हम लोग के बारे में मैं अभी थोड़ी देर में ही बोलूंगा, जब आप उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। पर खैर जो भी है, 2019 में हमको ये एहसास हुआ, हम दोनों को खास करके, कि ये फ्री सॉफ्टवेयर वगैरह हमने बनाया, वो सब ठीक है, वो अच्छी बात है और लोग उसको यूज भी कर रहे हैं,
लेकिन अगर इसको सस्टेन करना है, सुचारू रूप से आगे बढ़ाना है और ज्यादा लोगों को मदद करनी है, देन हम लोग को एक प्रोफेशनल सेटअप, एक कंपनी करनी पड़ेगी और हम लोग एक अलग प्रोडक्ट बनाएंगे, क्योंकि हमारे पास अब काफी इसका जो ज्ञान था अकाउंटिंग, या जिसका डोमेन नॉलेज जिसको कहते हैं, अबाउट अकाउंटिंग, बुक कीपिंग, बिलिंग, इनवॉइसिंग, वो बहुत हो चुका था। जो हमारे एक्चुअल जो यूजर्स थे उनसे काफी विचारों का आदान प्रदान हो चुका था। वी हैड अ लॉट ऑफ इंटरेक्शन एंड फीडबैक फ्रॉम द पीपल फॉर 10 years। तो हम लोग तैयार थे एक कमर्शियल क्वालिटी बड़ा अच्छा सॉफ्टवेयर बनाने के लिए, जो ऐसे छोटे छोटे बिजनेसेस के लिए काम आ जाए। तो क्या हुआ था कि 2015 में एक शख्स थे यूके से आए हुए, कोई कॉन्फ्रेंस में, मैं बहुत सारे कॉन्फ्रेंस में जाता था, तो उनका नाम था विकास तारा। तो उनसे मेरी मुलाकात हुई और पहले ही टाइम में हमारी उनसे अच्छी दोस्ती हो गई। मतलब वो देख रहे थे मैं क्या क्या काम कर रहा हूँ, उनको ओरका के बारे में पता चला, फिर ये जीएनयू खाता वगैरह सब उनको पता था। तो ही वाज वेरी हैप्पी और हमारी टच जारी रही वो टाइम पे। 2019 में मैं उनकी जो कंपनी है टेक ब्लू सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, उसमें एक बहुत सीनियर पोस्ट पे काम करने लगा और मेरी पत्नी भी मेरे साथ वहां पे ज्वाइन हुई। मतलब तब वो मेरे फियांसी थी, हमने शादी 2020 में करी। तो क्या हुआ कि एक 6-8 महीने के अंदर मैंने उनको बताया कि मेरा ऐसा ऐसा इरादा है, मैं कंपनी चालू करना चाहता हूँ और ये ऑनलाइन खाता करके एक प्रोडक्ट है जो हम लोग लॉन्च करेंगे, जो छोटे छोटे उद्योगों को उनकी 80% कॉस्ट जो अकाउंटिंग में और बिजनेस में उनकी जो कॉस्टिंग लगती है ना, ये ट्रेड करते वक्त, वो 80% कॉस्ट हम लोग कम कर सकते हैं। तो किस तरह से कर सकते हैं, तो हम लोग जो अकाउंटिंग का पार्ट है, जो हम वही खाता जो मेंटेन करते हैं हम लोग, जो कहते हैं सामान्य भाषा में, वो मैं पूरा ऑटोमेटिक कर दूंगा। हमें अकाउंटेंट के पास जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये बिल्स और इनवॉइसेस जब बनेंगे तो सीधे रिपोर्ट्स निकलेंगे, ऑडिटर के पास जाके आप रिटर्न्स फाइल करो, आपको अकाउंटेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी। उनको कॉन्सेप्ट अच्छा लगा, उन्होंने देखा था मैंने जीएनयू खाता पे काम कर रखा था, तो उन्होंने कहा आप प्रेजेंट करिए। तो मैंने और मेरी वाइफ ने तभी एक प्रेजेंटेशन दिया और कुछ, आई थिंक मुझे आज भी वो याद है, वो लम्हा, वो पल मुझे याद है कि 12 स्लाइड्स का कुछ वो प्रेजेंटेशन था। 6वीं स्लाइड पे उन्होंने हमें रोक दिया कि अच्छा ठीक है बस करो, मैं समझता हूँ आप क्या करना चाहते हो, मुझे पता है और आपके ऊपर कॉन्फिडेंस भी है। अच्छा मुझे बताइए कितना पैसा चाहिए आपको, मैं कितना इन्वेस्ट करूँ। तो वी वर रियली हैप्पी यार, मतलब पूरा प्रेजेंटेशन भी हुआ नहीं एंड ही इज सेइंग लाइक ओके आई एम रेडी टू इन्वेस्ट, हाउ मच मनी यू वांट। तो तभी पहली हमारी कंपनी की पहली इन्वेस्टमेंट हो गई फ्रॉम आवर फर्स्ट एंजल इन्वेस्टर। जो पहले इन्वेस्ट करते हैं सीड फंडिंग जिसको बोलते हैं, इसमें एंजल इन्वेस्टर होता है। जब बड़ी इन्वेस्टमेंट उसके बाद आती है, जो हमारी अभी शायद इस अगस्त में आ गई, उसको कहते हैं वेंचर कैपिटल, वीसी। तो हमारी एंजल इन्वेस्टमेंट अभी 4 एंजल इन्वेस्टमेंट्स हो चुकी है हमारी कंपनी में, और हमारा प्रोडक्ट भी मार्केट में है। अभी 2-3 हजार से ऊपर यूजर्स ऑलरेडी इसको यूज कर रहे हैं और बहुत खुश रहते हैं हमारे यूजर्स कि अभी उनको अकाउंटेंट के पास हर छोटी छोटी बात के लिए जाना नहीं पड़ता है। वो साल में एक बार अभी सिर्फ ऑडिट के लिए जब डेटा भेजते हैं, डायरेक्ट रिपोर्ट्स भेजते हैं, अभी डेटा एंट्री करने की जरूरत नहीं पड़ती है। सो वी आर ऑटोमेटिक अकाउंटिंग एंट्रीज अगेंस्ट बिल्स एंड इनवॉइसेस। ये हमारी सॉफ्टवेयर की खासियत है और ये एनी टाइम एनीवेयर एक्सेस है, मतलब ये क्लाउड बेस्ड है। तो ऑनलाइन खाता के साइट पे जब जाओगे, ऑनलाइन खाता.co.in तो सीधा सब्सक्राइब करके जस्ट 1000 रुपीज पर ईयर, इतना ही कॉस्ट है, बस हमने जानबूझ के इस तरह से रखा है। और उतने ही फीचर्स डाले जितने ये छोटे छोटे लघु उद्योगों को जरूरत होती है। तो मतलब अभी ऐसा है कि 2016 के बाद ये सब चीजें हुई है, तो वो कहानी में अकेला, मतलब ये उसमें मैं अकेला हो ही नहीं सकता है। इट्स द स्टोरी ऑफ मी एंड माय वाइफ। यस सर। ओके। तो सर जैसे आपने बोला कि इसको जीएनयू खाता आपने स्टार्ट किया पहले, उसके बाद ये जो आपने बनाया सॉफ्टवेयर, तो इनको वर्क मतलब इसको यूज कैसे किया जा सकता है मतलब? तो जिस तरह से आप फेसबुक यूज करते हो, जिस तरह से आप गूगल मीट यूज करते हो, उसी तरह से ये है, ये ऑनलाइन है। आपको जस्ट वहां जाके आपको रजिस्टर करना है, आपके शॉप के डिटेल्स यानी वही आपका नाम, कंपनी का नाम क्या है, आपका कौन सा टाइप का बिजनेस है, आप सर्विस प्रोवाइडर हो या आपका शॉप है, मतलब इन्वेंट्री रखते हो, ये पूछा जाता है। उसके बाद सीधा आपको डैशबोर्ड मिल जाता है, आपका काम शुरू। आप अभी आपके प्रोडक्ट्स आपके सॉफ्टवेयर में उसकी लिस्ट डाल दो, या तो हाथ से डालो या फिर स्प्रेडशीट से आप उसमें उठा सकते हो, और आप अपने बिल्स और इनवॉइस बनाना शुरू कर दो, बस और कुछ नहीं करना पड़ता है। और उसके हिंदी और इंग्लिश में ट्यूटोरियल्स भी अवेलेबल है। ओके। और ये भी मैं पूछना चाह रही थी कि विजुअली इम्पेयर्ड के लिए ये किस तरह से हेल्पफुल हो रहा है आपने सर? बहुत बढ़िया सवाल पूछा कि एक्चुअली मैंने बहुत सारे किस्म के सॉफ्टवेयर्स बनाए, जिसमें से मैंने ओरका के बारे में जिक्र किया था कि इट इज द फर्स्ट
ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के लिए डेस्कटॉप के लिए तो पहला फ्री सॉफ्टवेयर है Orca, जिसके अंदर मेरा बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन पहले पहले था। उसका इनिशिएट जब हुआ था तब से ही मैं उसमें कंट्रीब्यूट कर रहा था कुछ देर के लिए। तो वो एक है। उसके बाद मैंने जैसे बताया कि वो द फ्री अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर जो मैंने फाउंड किया था और लीड कर रहा था 10 साल के लिए, GNU खाता, एज वेल एज जो हमारे कंपनी की जो कमर्शियल प्रोडक्ट है ऑनलाइन खाता, ये भी हमने, क्योंकि ये वेब एप्लीकेशन है, वी हैव सीन टू इट कि ये एक्सेसिबल हो। लाइक मैं और मेरी पत्नी जो हम दोनों भी को फाउंडर्स है, हमारा ये एक तत्व है कि, और ज़्यादा तो यू नो माय वाइफ लुक्स एट द ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पार्ट, बट वी हैव अ कॉमन प्रिंसिपल कि अगर कोई भी इंटरफेस न जाने कितना भी अच्छा हो, अगर वो एक्सेसिबल नहीं है तो हम लोग उसको खिड़की के बाहर फेंक देते। वी जस्ट टेल द डेवलपर दैट ये एक्सेप्ट नहीं होगा करके। सो इतना यस करके भी कभी कभी कुछ कुछ एक आध विजिट्स रह जाते हैं, वो हम लोग, इट्स इवॉल्विंग एंड इम्प्रूविंग प्रोसेस। तो अब इसका नतीजा ये हुआ, अगर ये सॉफ्टवेयर, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर एक्सेसिबल हो चुका है, नाउ ब्लाइंड स्टूडेंट्स कैन आल्सो टेक अप कॉमर्स वेरी कॉमनली। मतलब इससे पहले बहुत कम लोगों ने किया, उनको बहुत सारी मुसीबतें आई रहेंगी, लेकिन अब बिकॉज ऑफ ऑनलाइन खाता आप, मतलब हमने, वी हैव सीन टू इट कि जो अकाउंटिंग इसकी एंट्रीज, जो मैनुअल पार्ट है हमारे सॉफ्टवेयर में, मैनुअल पार्ट भी है, जैसे मैंने पहले बताया कि अकाउंटिंग ऑटोमेशन करता है, पर यस आप सर एक स्विच, आप उसको स्विच कर सकते हो, जस्ट एक पुश ऑफ अ बटन, इट कम्स इनटू द मैनुअल मोड, जो ट्रेडिशनली अकाउंटिंग करते हैं कॉमर्स में, एजुकेशन में इसकी जरूरत होती है, और कुछ अकाउंटेंट्स इसको करते हैं मैन्युअली। तो वो भी मोड है, वो पूरी तरह से एक्सेसिबल है फॉर ब्लाइंड पीपल, दे कैन आल्सो यूज इट। ग्रेट इनिशिएटिव सर। जैसे मतलब आपका आगे का क्या प्लान्स है कि कौन से सॉफ्टवेयर्स विजुअली इम्पेयर्ड कम्युनिटी के लिए डेवलप किए जा सकते हैं जो आगे उनको हेल्प करे? एक्चुअली स्पीकिंग, मैं सच बात बताऊं तो टेक्नोलॉजी, तुलसी, इट्स देयर। अब मतलब बहुत ज्यादा कुछ करने की जरूरत अभी नहीं है, बहुत कुछ अच्छे से हो चुका है। मोबाइल्स सब यूज करते हैं, कंप्यूटर्स का तो सवाल ही नहीं यस है। मतलब विंडोज हो, और मैक, एप्पल मैक ओएस हो, या लिनक्स हो, कुछ भी हो, वो सब कुछ अभी एक्सेसिबल है। एंड्रॉयड भी एक्सेसिबल है, आईफोन भी एक्सेसिबल है, सब कुछ है। बिल्कुल ऑफ कोर्स अभी प्रोग्रामिंग टूल्स जो है बहुत सारे, अभी लगभग सब कुछ एक्सेसिबल है, कुछ कुछ एक्सेसिबल नहीं है, उनको करना जरूरी है। मेरे ख्याल से टेक्नोलॉजी से ज्यादा जरूरत अवेयरनेस स्प्रेड करने के, सेंसिटाइजेशन की ज्यादा है, एक अलग लेवल पे। अभी भी लोगों को ऐसा एक एक उनका एक, उनकी ये समझ है, इनकी एक ऐसी सोच है कि जो नेत्रहीन लोग हैं वो ज्यादा एडवांस लेवल पे कंप्यूटर पे कुछ कर नहीं पाएंगे, ऐसा लोगों को लगता है। सो यस जैसे अगर मेरे कंपनी के, मेरी सेक्रेटरी या हमारे जो सीएमओ है, वो किसी को फोन करके बताते हैं मेरे बारे में कि ऐसा ऐसा है, चाहे मीडिया इंटरव्यू हो, चाहे बिजनेस लोन हो, चाहे और कुछ हो, तो उसके बाद वो पूछते हैं, यार इनसे मैं बात कैसे करूँ, क्या वो ईमेल रिप्लाई कर पाएंगे, क्या वो एसएमएस का ये ओटीपी वगैरह आता है वो। तो उनको बोलना पड़ता है, भाई आपको जब बताया है कि वो एशिया के, यू नो, ही इज वन ऑफ द ओनली 3 पीपल इन एशिया जो उस टाइम के जो आईटी प्रोफेशनल है, तो ऑब्वियस है ना ये बात कि वो सब कर पाएंगे। नहीं, इसलिए नहीं कि अब वो ब्लाइंड है, फिर से वही बात, मतलब। तो थोड़ा सेंसिटाइजेशन करना जरूरी है। और मुझे ये बहुत मतलब दुख होता है ये देखकर कि अभी भी बहुत ही कम आईटी प्रोफेशनल्स और ब्लाइंड इंजीनियर्स इंडिया में है। इंडिया क्या, बल्कि पूरे वर्ल्ड में अभी थोड़ा बहुत अच्छे से इम्प्रूवमेंट हो चुका है, शायद 1000 से भी ज्यादा मार्क क्रॉस कर गया रहेगा अभी। बट इंडिया में अभी भी यस बहुत कम लोग ये कर पा रहे हैं। मतलब इतना इतना बड़ा पॉपुलेशन, इसमें से सिर्फ इतने लोग अगर ये कर पा रहे हैं तो इट्स अ सैड थिंग। तो इसमें क्या है कि हमें यूनिवर्सिटीज को सेंसिटाइज भी करना पड़ेगा, और उनको एक पर्याय देना पड़ेगा कि ठीक है, सेंसिटाइज तो हो गए कि अब वी आर रेडी टू टेक ब्लाइंड पीपल, नाउ व्हाट, अभी हमको क्या अलग करना पड़ेगा, या क्या अलग नहीं करना पड़ेगा, या क्या ऑल्टरनेटिव्स बनाने पड़ेंगे। तो उसके लिए जो उनको ट्रेन करना पड़ेगा, या उसके लिए जो एक, वो करने से पहले हम लोग को एक पायलट तौर पर एक इंस्टीट्यूट करके एटलीस्ट मेरे ख्याल से 20-30 ब्लाइंड इंजीनियर्स प्रोफेशनल्स जो अभी इंडस्ट्री में जाके बड़े बड़े कंपनीज में काम कर सकेंगे, उस तरह से हम लोग राइट को एटलीस्ट एक आध बैच तैयार करनी पड़ेगी, 25-30 नेत्रहीन छात्र छात्राओं की, जो
संगणकीय क्षेत्र में जो आज्ञावली बनाने का काम होता है, प्रोग्रामिंग जिसे कहते हैं, वो कर सके और वो बहुत ही व्यावसायिक तौर पे कर सके। अभी कुछ-कुछ क्लासेस चल रहे हैं प्रोग्रामिंग एक बेसिक लेवल पे, या ऐसे कुछ-कुछ सिखा देते हैं ब्लाइंड बच्चों को कि ये है करके। लेकिन उससे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उससे बहुत ज़्यादा चीज़ें करने की ज़रूरत है कि एक फुल फ्लेज कोर्स चलाया जाए 1 डेढ़ साल के लिए। यू क्रिएट गुड प्रोग्रामर्स, आफ्टर यू क्रिएट दोज़ इंजीनियर्स, put them into internship in some companies. After the internship, let's see how many of them get jobs. शायद सबको ही जॉब्स मिल जाए, बोल नहीं सकते। अभी वो तो उनके मेरिट पे डिपेंड करता है कि जस्ट बिकॉज, मैं ये कहूंगा कि जस्ट बिकॉज समवन इज ब्लाइंड उसको जॉब नहीं देना चाहिए, उसके मेरिट पे ही जो है वैसे ही। तो once that happens, उसके बाद ऐसे किसी इंस्टीट्यूट ने यूनिवर्सिटी के पास जाके कहना चाहिए, देखो हमने एक 25-30 बच्चे तैयार किए हैं, उनको जॉब भी मिल रहा है, तो क्यों आप अब इंजीनियरिंग में एडमिशन नहीं देते हो बच्चों को? यू नो, व्हाई इज इट जस्ट एन एक्सेप्शन लाइक कृष्णकांत माने? व्हाई कांट देयर बी सेवरल पीपल हु आर डूइंग इट? जैसे वो आम बात हो जानी चाहिए। लाइक मैं वो दिन देखना चाहता हूँ जब कोई ब्लाइंड आईटी प्रोफेशनल को देख के सरप्राइज ना हो या उसका इंटरव्यू ना लेना पड़े, ऐसा जैसे आप मेरा ले रहे हो। बिकॉज आज वो बात नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि वो बात नहीं ना रहे। इट शुड बिकम अ यूजुअल थिंग, बिकॉज टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर प्रोग्रामिंग ये सोच की बात है। इट इज डिपेंडिंग ऑन ब्रेन, नॉट आईज। प्रोग्रामिंग के लिए आंखें नहीं लगती है। तो मेरे ख्याल से जो मैंने कहा शुरुआत में कि टेक्नोलॉजी तो अभी अच्छी खासी बन चुकी है, विकसित हो चुकी है, लेकिन इसका सेंसिटाइजेशन और इसका फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ब्लाइंड पीपल मेकिंग करियर इन प्लेसेस लाइक आईटी, इसके ऊपर कुछ एक कैंपेन अभियान चला के और यूनिवर्सिटी लेवल तक ये लाना बहुत जरूरी है, जिसका प्लान है मेरे पास। आई एम सीइंग इफ आई एम टॉकिंग टू अ फ्यू बिग कंपनीज की जिसके थ्रू ये हो। तो दिस इज व्हाट आई सी एज फार एज, मतलब मेरी कंपनी के क्या फ्यूचर प्लान्स है वो अलग है, पर आप स्पेसिफिकली जो नेत्रहीन लोगों के बारे में पूछ रहे हो, तो इसके बारे में तो यही होना चाहिए मेरे ख्याल से, अभी जो मैंने अभी कहा। जी। तो सर, जो आपका प्लान है, आपका कोई प्रोग्राम हो इससे रिलेटेड जो आप शेयर करना चाहो कि क्या सोचते हो आप कि कैसे हम कर सकते हैं उनको ट्रेंड? सो आई हैव अ कंप्लीट प्रोजेक्ट कॉल्ड डिजिटल दृष्टि, जो मैंने खुद पूरा डिजाइन कर रखा है। और अब वो कौन चलाएगा, इसके लिए 2 क्राइटेरियाज है मेरे। सम कंपनी हु इज रेडी टू पुट इन व्हाटएवर थ्रू कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी हो, जो कोई आईटी कंपनी कर सकती है, या कोई बड़ा इस चीज को उठाए। क्योंकि एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, पाइथन वाइथन ऐसे लैंग्वेज से, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सिखाने से इनका कुछ नहीं होने वाला। और अभी तो आपको शायद पता होगा या नहीं, पता नहीं, अभी चैट जीपीटी जैसे टेक्नोलॉजीज आ रहे हैं, यानी और 5-6 साल में तो कोई, हाँ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यस, तो कोई 5-6 साल 10 साल में तो शायद हाथ से प्रोग्राम लिखे ही ना। मतलब आपको ये पूरे आपके सोच पर और अलग ही किस्म के टूल्स यूज करने पड़ेंगे। प्रोग्रामिंग विल बी अ डिफरेंट थिंग, राइट? तो कोई एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सिखाने से कुछ होने वाला है नहीं। हमें ये जो नए बच्चे हैं, इनको, नव युवकों को अगर आईटी पॉइंट ऑफ व्यू से सोचा जाए तो कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स जो है मेरे पास। दूसरा पैरामीटर ये है कि उनकी विजन वो होनी चाहिए कि सिर्फ इसको सिर्फ फंड करके कोर्स चलाना है, इस तरह का नहीं है। हमें इस कोर्स को एक पूरा मिशन बनाना पड़ेगा कि इस तरह, मिशन का मतलब क्या, उसका एंड क्या होना चाहिए? उसका एंड ये होना चाहिए कि वो कोर्स बंद हो जाए। एक आप सरप्राइज होंगे कि ऐसे कैसे बोल रहे, लेकिन मेरा बंद हो जाने का मतलब ये कि उसकी जरूरत ना पड़े कुछ दिन के बाद। यूनिवर्सिटीज खुद हमारा एग्जांपल लेके और प्रॉपर मेन स्ट्रीम ग्रेजुएशन में उनको एडमिशन दे। तो ये एक्चुअली प्लान इस तरह का होना जरूरी है, और वो है मेरे पास। अभी आई एम टॉकिंग टू अ फ्यू कंपनीज, और आपके भी माध्यम से कोई कंपनी मुझे कांटेक्ट करनी चाहे तो आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प आउट। ज़रूर सर, ज़रूर। बहुत अच्छा प्लान है। सर, जैसे आपने थोड़ी देर पहले अपनी कंपनी का ज़िक्र किया था, तो मैं उस कंपनी के बारे में जानना चाहूँगी कि उसकी क्या हिस्ट्री है और कैसे आपके साथ लोग जुड़े और कैसे स्टार्ट हुई? और दूसरी बात, जब हम सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं तो बहुत सारे इश्यूज़ आते हैं, बहुत एक्सेसिबिलिटी प्रॉब्लम आती है, तो उससे आपने कैसे टैकल किया? तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर में कैसे बना और मैंने कैसे खुद टेक्निक्स इजाद किए, किस तरह से सिखाया जाए व्हेन अ पर्सन इज ब्लाइंड, वो तो मैंने आपको बताया। तो वो प्रॉब्लम तो है नहीं। कंपनी की जहाँ तक बात करें, वो स्टोरी इज ऑफ मी एंड माय वाइफ। तो वो मुझे 2016 में, जैसे मैंने पहले कहा, ज्वाइन हुई थी। 2013 से वो दरअसल मुझे जानती थी, और 2016 में हम लोग मिले। और जो अक्सर होता है कि क्या होता है ना, कि हम किसी को मिलते हैं तो हमारी सारी हॉबीज, इंटरेस्ट, हमारा लाइफ को देखने का नजरिया, हमारे गोल्स और एम्बिशंस, हमारे दुनिया
को देखने और समझने के जो हमारे दृष्टिकोण होते हैं, हमारे सब कुछ सेम थे मतलब, और हमारे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट एंड एंजॉयमेंट भी सेम थे। हम जो जो जिसमें हमें लुत्फ मिलता था, खुशी मिलती थी, वो भी सब हमारे सेम थे। तो वही हुआ कि हम लोग जैसे-जैसे मिलते थे और बात करते थे, एक दूसरे का साथ हमें और ज़्यादा अच्छा लगने लगा। सो apparently it bloomed in a very beautiful relationship. So in 2020 we married. ग्रेट 2016 में हमारी एंगेजमेंट हुई और 2020 में we married. तो you see 2020 में ही मतलब 2019 में ही हमने ये निर्णय लिया था। हम लोग वो GNU खाता पे हम काम कर ही रहे थे। जी लेकिन 2019 में मुझे और मेरी पत्नी को ये एहसास हुआ कि अगर इसको बहुत ज़्यादा सस्टेन करना है और इसको बहुत बड़ा बनाना है, तो ये फ्री सॉफ्टवेयर या ऐसे सोशल लेवल पे वो हो रहा है, वो अच्छा हुआ। और उसका हमें फ़ायदा भी ये मिला कि हमको बहुत ज़्यादा डोमेन नॉलेज मिली। जो उस क्षेत्र का इल्म होता है, उस क्षेत्र का जो ज्ञान होता है, वो हमें बहुत मिल गया। और जो हमारे जो उपभोक्ता है, उनके साथ बहुत ज़्यादा विचारों का आदान-प्रदान हुआ। सो आवर यूज़र्स गेव अस अ लॉट ऑफ इनपुट। तो हमने सोचा इस आधार पे और इस रिसर्च पे क्यों ना हम लोग एक कमर्शियल प्रोडक्ट बनाएं और बहुत ज्यादा सस्ते दरों में यूजर तक वो पहुंचे। मतलब साल का 1,000 रुपया मतलब कुछ भी नहीं है। तो हमने ये सोचा। फिर एक हमारे जो फ्रेंड थे विकास तारा, जो जिनको मैं 2015 से जानता था, वो यूके के तीसरे पीढ़ी के इन्वेस्टर है। मतलब वो उनके 3 पीढ़ियां बिजनेस में हुई है। तो उनकी इंडिया में भी एक टेक ब्लू सर्विसेज करके कंपनी थी। तो 2015 से उनको मैं जानता था। 2019 में मैं और प्राजक्ता, मेरी पत्नी का नाम, सो मैं और प्राजक्ता हम दोनों वहाँ काम भी करने लगे सीनियर पोजीशन पे। और एक 6-8 महीने में उनको मैंने बोला कि साहब ऐसा है, उनका नाम है विकास, हम उनको विक बोलते हैं प्यार से। सो आई टोल्ड हिम, विक, I want to do this. I'm setting up my own company and we want to give service to the very small and micro businesses from tier 2, tier 3 cities or even in big cities जहाँ पे ये छोटे छोटे बिजनेसेस रोड साइड वगैरह रहते हैं, कि वो लोग बड़े बड़े सॉफ्टवेयर अफोर्ड नहीं कर सकते, और अगर अफोर्ड भी करते तो इतने कॉम्प्लेक्स होते कि वो लोग सीख नहीं सकते, तो उनको किसी को हायर करना पड़ता है। तो क्यों ना ऐसे लोगों के लिए जिनको पेरोल एचआर वगैरह कुछ जरूरत नहीं है, 5-6 जन उनके पास रहते काम करने के लिए, ऐसे लोगों के लिए हम लोग एक सॉफ्टवेयर बना के अब उसको मार्केट करेंगे। तो ही टोल्ड मी टू डू अ प्रेजेंटेशन, मी एंड माय वाइफ। हमने वो प्रेजेंटेशन करा और हाफ प्रेजेंटेशन ही हुआ था कि उन्होंने हमको रोक के कहा, अच्छा ठीक है, मुझे मालूम पड़ गया आप क्या कर रहे हो, आगे के स्लाइड्स अब हम नहीं देखते, आप बताइए आपको कितना पैसा चाहिए। वी वर वेरी हैप्पी, यस, बिल्कुल ही इज अंडरस्टूड इट। सो ही सेड आई नो योर प्रोडक्ट। और क्या होता है, अब मैं ये भी एक बताना चाहूंगा, जो कोई पोटेंशियल एंटरप्रेन्योर अपना स्टार्टअप शुरू करना चाहता है, उनको मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात जो मैंने एक सबक के तौर पे, एक अच्छा सबक जो मैंने सीखा है, पॉजिटिव बात बताता हूँ, कि जब आप इन्वेस्टर को अप्रोच करते हैं तो इन्वेस्टर सबसे पहला, निवेशक जो होता है, वो सबसे पहला आपके प्रोडक्ट को नहीं, आपको देखता है। इंसान को पहले देखा जाता है। ये सारे इन्वेस्टर्स अमूमन यही करते हैं कि आप कौन हो और आपकी पैशन क्या है, आपका ध्येय क्या है और आप कितने जोर शोर से इसके ऊपर काम करोगे। क्योंकि देखिए, प्रोडक्ट आज है, कल और कोई नया प्रोडक्ट आप बनाओगे, कल उसमें और कुछ बदलाव करोगे, है ना, उसमें घुमाव लाओगे, जिसको हम इंग्लिश में पाइवेट कहते हैं। लेकिन इंसान वही रहना चाहिए। इंसान का जो टैलेंट है और उसका जो एटीट्यूड है और उसका जो जो बोलते हैं ना, एक काम करने का जो उसकी लगन है, ये कितनी है, ये पहले इन्वेस्टर देखता है, उसके बाद आपकी प्रोडक्ट को देखता है। तो हमारे बारे में भी वही हुआ, क्योंकि मैं काफी, उनको मालूम था, हार्ड वर्किंग हूँ और काफी मेरा नाम था उसमें, इतनी मेहनत कर रखी थी, इतना एक्सपीरियंस हो गया था। सो ही बिकेम वेरी रेडी टू इन्वेस्ट। तो हमारी 2020 साल में बुकमैटिक प्राइवेट लिमिटेड करके कंपनी हुई। और मतलब ये बड़ी खुशी की बात है कि हमारे पास तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट शुरुआत से हम लोग एफडीआई पे चल रहे हैं। तो एफडीआई आना एक कंपनी के लिए बहुत बड़ा सम्मान रहता है, एक सम्मान रहता है, और ये आगे चल के भी बहुत मदद करता है। आज हम NASSCOM सर्टिफाइड भी है। NASSCOM ने 50,000 स्टार्टअप्स में से जो लास्ट 50 सिलेक्ट करते हैं, उनका 10,000 स्टार्टअप्स करके एक प्रोग्राम चल रहा है। तो उसमें भी हम लोग सर्टिफाइड है, वी आर NASSCOM सर्टिफाइड। तो उसके तहत ये प्रोडक्ट हमने बनाया, ऑनलाइन खाता, जो पूरा राइट फ्रॉम स्क्रैच हमने मिलके एक टीम सेटअप की। टीम सेटअप करने के लिए भी हमें अच्छे अच्छे इंटर्न्स मिले, अच्छे प्रोग्रामर्स मिले, और हमारे पास जो मार्केटिंग की टीम है वो भी अच्छी तरह से काम करती है। और मेरे पास एक कुदरती एक आई हैव अ नेचुरल एडवांटेज दैट पीपल गेट इंस्पायर्ड बाय मी। जब मैं उनके साथ हमारे
कार्यालय में काम करता हूँ, तो मुझे देख के उनको काफी प्रेरणा मिलती है। और अभी तो हम भी इंस्पायर हो रहे हैं सर आपसे बहुत और ज्यादा। सच कहूँ तो मुझे ये अच्छा हम्म, लगता है, मतलब हम्म, क्यों क्यों ना हो, जैसे जैसे कहते हैं किसी कलाकार को दाद मिलती है तो बहुत अच्छा लगता है। लेकिन हम्म। ये दाद मिलने से भी ऊपर वाली बात है, क्योंकि दाद मिलती है तो बस उतना ही रहता है, उसके आगे कुछ नहीं होता है। लेकिन आप जब यस, किसी को इंस्पायर करते हो, किसी को लगता है कि भाई मैं भी कुछ करूँगा, और उनको देख के बिल्कुल। कि अरे हमारे बॉस इतना अच्छा है तो हम लोग, मतलब वी शुड पुट आवर एफर्ट्स इनटू इट। तो हम्म, वो अच्छा ही रहता है, बिकॉज़ किसी का लाइफ अगर अपने स्टोरी से किसी की लाइफ अच्छी होती है, तो इट्स अ रियली नाइस थिंग। जो मतलब मैं और बोथ मी एंड प्राजक्ता बिलीव इन दैट काइंड ऑफ एन एनवायरनमेंट। हम्म। तो इस तरह से है, मतलब कंपनी का। अब 3 साल ओके। हो गए हमारी कंपनी को अभी चालू होके। ग्रेट सर। तो सर ये जो बुकमैटिक्स प्राइवेट लिमिटेड आपकी जो कंपनी है वो मुंबई में है अभी या कहाँ मतलब है? यूँ तो वो है मुंबई में, लेकिन अभी क्या है कि हम पुणे शिफ्ट हो रहे हैं, बिकॉज़ हमारे महाराष्ट्र का आईटी का हब, अगर हम्म। सूचना तंत्रज्ञान की राजधानी अगर मैं कहूँ तो पुणे है। तो हम लोग अभी यस। पुणे में जस्ट शिफ्ट हो ही रहे हैं, हम्म। ऑफ़िस भी सेटअप हो चुका है वहाँ पर। और हम्म। अब लोग भी आने लग गए, क्योंकि हम नहीं चाहते अब ज़्यादा वर्क फ्रॉम होम हो, क्योंकि इंसान जो यस। है सामाजिक प्राणी है, और वी नीड टू सोशलाइज़, राइट? तो अब बिल्कुल। हम लोग ज़्यादा करके, मतलब हमारी अभी 70% जो कैपेसिटी हम लोग ऑफ़िस से ही चला रहे हैं। कुछ लोग हैं ओके। जो रिमोटली काम कर रहे हैं बस, पर अभी ऐसा है। और वो ये ऑनलाइन खाता का ऐसा है कि कोई भी आके, जैसे मैंने पहले कहा, सब्सक्राइब कर सकता है। तो हमारा सब्सक्राइबर बेस भी बढ़ते जा रहा है, तो अभी बहुत अच्छा काम हो रहा है, मतलब। ग्रेट, ग्रेट सर। सर ये तो हो गई आपके सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने के सफ़र की कहानी। तो सर आपकी हॉबीज़ के बारे में मैं थोड़ा जानना चाहूँगी कि आपकी क्या-क्या हॉबीज़ है? हॉबीज़, अ, मैं काफ़ी, मतलब मैं लिखता हूँ, उर्दू में गज़ल वगैरह लिखता हूँ। और मुझे इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, और यहाँ पे भी ऐसा है, मेरी वाइफ़ और मुझे दोनों को भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है इसमें। ग्रेट और सर। मैं जो पुराने एलपी रिकॉर्ड्स हुआ करते थे ना, जो बड़े-बड़े होते हैं, वो 1960s और 70s के, क्योंकि जी, उसकी जो साउंड क्वालिटी होती है वो बहुत प्योर होती है, रिकॉर्ड्स बोलते हैं जिसको, लॉन्ग प्ले रिकॉर्ड्स। तो अभी भी मेरे पास बिल्कुल। बहुत बड़ा एक लॉन्ग प्ले रिकॉर्ड्स का कलेक्शन है, जैसे हुँ, विलायत खान साहब की बजाई हुई पहली रिकॉर्ड मेरे पास है, 1961 या 60 की वो रिकॉर्ड है। ओके। फिर इंडियन क्लासिकल है, और थोड़ा बहुत वेस्टर्न क्लासिकल भी पसंद करता हूँ। मुझे ट्रेकिंग बहुत ज़्यादा पसंद है, महाराष्ट्र में काफ़ी ट्रेक किया है मैंने। और अभी हाल ही में मैं और मेरी वाइफ, हम लोग वो चंद्रशिला भी गए थे। और ओके। मैं नेचुरल प्लेसेस जाना ज़्यादा पसंद करता हूँ, हम दोनों भी, बल्कि वी प्रेफर टू गो टू ज़्यादा कमर्शियलाइज़्ड टूरिस्ट स्पॉट्स। हम उतना, मतलब जाते, ऐसी नहीं है कि नहीं जाते, लेकिन हम प्रेफर ज़्यादा करेंगे जो थोड़ी नेचर से करीब हो और ज़्यादा कमर्शियलाइज़ ना हुई हो, ऐसी जी, जगहों को जी। हम ज़्यादा पसंद करते हैं। और वी आर वेरी फूडी, मैं भी बहुत फूडी हूँ, मेरी वाइफ भी बहुत फूडी है, वी आर एक्सट्रीमली फूडी ग्रेट, पीपल। ग्रेट, एंड देन आई ग्रेट एम सर। फूडी एंड शी इज़ एन एक्सट्रीमली ग्रेट शेफ, तो मेरे लिए और भी अच्छा वाओ! हो गया। फूड बिल्कुल में सर। ये पूरी हो अ, जाती है। और फिर बिल्कुल। या मेरा काफ़ी रीडिंग भी रहता है, और हुँ, मुझे हुँ। लैंग्वेजेस के ओरिजिन्स पे मैं काफ़ी एज़ अ हॉबी रिसर्च कर चुका हूँ, बहुत ज़्यादा रिसर्च करता हूँ। अ, ओके। कल्चर, ओरिजिन्स ऑफ कल्चर एंड लैंग्वेज पे, ये मेरी हॉबी है। ग्रेट सर। सर लास्ट में मैं एंड आई आपसे एम अ ये पूछ गार्डनर बाय द वे, मेरे पास बहुत ज़्यादा पेड़ भी है, अच्छे-अच्छे फूल के, एंड वी डू वाओ! गुड डील ऑफ गार्डनिंग, या। ग्रेट सर। बहुत सारी हॉबीज़ है और एकदम अच्छी-अच्छी हॉबीज़ है। तो सर मैं लास्ट में आपसे ये पूछना चाहूँगी कि बहुत सारे व्यूअर्स जो हमें सुन रहे होंगे और हमारी पूरी ब्लाइंड कम्युनिटी कोई ना कोई ऐसा ज़रूर होगा जो चाहते होंगे कि हम भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर बने आईटी में फील्ड में जाएँ, लेकिन वो यही सोच लेते हैं कि हम नहीं कर पाएँगे, हमसे नहीं हो पाएगा। तो आप उनको क्या कहना चाहेंगे और पूरी ब्लाइंड कम्युनिटी को क्या मैसेज देना चाहेंगे? सो एक्चुअली मैंने मैसेज पहले ही दिया था कि सबसे पहले और सबसे आखिर अपनी संगत बहुत अच्छी रखो। एंड एक अनफॉर्चुनेट प्रॉब्लम, क्योंकि सुदैव से मैं इस समस्या से दूर रहा हूँ, और मैं दूर होके एक मुक्त तौर से एज एन इंडिपेंडेंट पर्सन इस समस्या को दूर से देखता हूँ। मुझे ये सबको अपील करनी है कि मैं कई बार मैंने देखा है कि जो द ब्लाइंड स्टूडेंट्स व्हेन दे आर देयर, तो वो लोग ना अपना ही ग्रुप ग्रुप बना के रह जाते हैं, एक साथ वैसे ही रहते हैं, और वही होता है फिर। तो आउटसाइड वर्ल्ड उनसे ज़्यादा इंटरैक्ट कर नहीं पाती है, और उनको एक अलग नज़र से देखा जाता है। अलग नज़र से मतलब, या तो उनको एक ऐसे देखा जाता है कि ये लोग बेचारे, ये लोग क्या करेंगे और इनको क्या पता है।
और हाँ या तो सर। एकदम उल्टा होता है, ऐसे देखते जैसे दुनिया का 8वां अजूबा देख लिया। तो राइट। अकॉर्डिंग टू मी दोनों भी चीजें खराब है, बल्कि दूसरी चीज ज्यादा खराब है। मेरे साथ भी वो हो चुकी है, कुछ लोगों को लगता है कोई बड़ा अजूबा है करके, यू नो। हाँ राइट। तो आप ऐसे ग्रुप्स ग्रुप्स बना के ब्लाइंड ब्लाइंड डोंट स्टे लाइक दैट, इट्स अ रॉन्ग थिंग टू डू, क्योंकि इससे आपकी ग्रोथ होने वाली है नहीं। तो एक बात है, तो संगत, एक अच्छी ऑलराउंड संगत रखो, वो बहुत ज्यादा जरूरी है, जिससे आपको बाहर की दुनिया का सब, वहीं से आपका कॉन्फिडेंस बिल्डिंग शुरू हो जाता है। दूसरी चीज ये है कि अनलेस यू टेक सम फर्स्ट स्टेप एंड से कि ठीक है, कम से कम बोलिए ये बात कि मुझे ये करना है। जैसे आईटी प्रोफेशनल के बारे में मैं जिद पे अड़ा था। मैंने आपको बोला कि आई कम फ्रॉम अ वेरी मॉडेस्ट बैकग्राउंड, यहाँ तक कि मेरे फैमिली का मुझे सपोर्ट नहीं था ये आईटी करने के लिए, लेकिन मैं यस। जिद पे अड़ा हुआ था कि मुझे ये करना ही है बस। तो वो आपको वो होना चाहिए कि हम लोग पहले खुद का ही कॉन्फिडेंस और अच्छी जानकारी रखो, अच्छा पढ़ना चाहिए नेट पर जितना हो सके। अगर आपको लगता है आप आईटी करना चाहते हो, तो आईटी में आपको क्या करना है, आईटी में भी बहुत, आईटी वो बड़ा समुंदर है, तो आपको क्या करना है। तो इतना है कि आप इंस्पिरेशन रखिए, क्योंकि एक्सेप्शन एक्सेप्शन कहते कहते, यू नो, अब स्टीफन हॉकिंस होके गया, फिर टीवी रमन होके गए ने, अभी भी है, अब कृष्णकांत माने यस। भी है, यू नो, बिल्कुल। और कुछ कुछ बिल्कुल। लोग हैं। तो कोई आपको कहेगा कि यार ये एक्सेप्शन 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 कहते कहते इतने सारे तो हो गए, तो हम क्यों नहीं हो सकते। राइट। ऐसा नहीं कि कोई भी कुछ नहीं कर रहा है, और अगर कोई कुछ कर भी नहीं रहा है तो आप पहला करो। मैंने बिल्कुल। पहले किया, तो एक्चुअली ये कुछ डिफिकल्ट है नहीं। इफ यू कीप गुड कंपनी, इफ यू कीप गुड रिसोर्सेस ऑफ नॉलेज विथ यू, जो आजकल इंटरनेट पे है, और हमेशा अच्छे सर्कल में आप अच्छी तरह से मतलब कम्युनिकेट करो। कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है, अच्छा कम्युनिकेशन। और जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि जस्ट ब्लाइंड ब्लाइंड इकट्ठा ग्रुप करके मत रहो, तो दैट्स अ राइट। बिग। मतलब अपनी विल पावर स्ट्रांग होनी चाहिए तो सब हो जाता है। विल पावर जी। स्ट्रांग होनी चाहिए, और अपनी सेंसेस रखो, क्योंकि कल को विल पावर स्ट्रांग है तो मैं कुछ भी बोल सकता हूँ। कल मैं ये बोलूंगा कि मुझे अभी एस्ट्रोनॉट बनना है, शायद अगले 30-40 साल में वो भी हो जाए, लेकिन फिलहाल मुझे मालूम है वो नहीं होता है। तो आपको पहले ना दिल से भी सोचना चाहिए, और थोड़ा बहुत दिमाग लगा के उसमें जो भी मॉडिफिकेशंस करने पड़ेंगे तो करो। जैसे मैं राइट। हमेशा एक एग्जांपल देता हूँ लोगों को, कि एक सिंपल एग्जांपल लो, कि समझो कोई एक लीन पर्सन है, दुबला पतला है, मतलब ज्यादा हट्टा कट्टा नहीं है, और उसको बनना है कुछ तो बड़ा, यू नो, बॉक्सर वगैरह, या कुछ तो ऐसे रेसलिंग चैंपियन बनना है उसको। अब प्रॉब्लम ये है कि दैट पर्सन कैन नॉट डू इट, क्योंकि वो दुबला पतला है। यस। अब ये सोचना चाहिए कि अच्छा, मतलब मुझे किसी तरह से एथलीट बनना है। अब दुबला पतला इंसान अच्छा लॉन्ग जंपर बन सकता है, तो ठीक है, आप रेसलिंग नहीं करोगे लेकिन लॉन्ग जंप तो कर पाओगे, मतलब ले दे के आप एथलेटिक्स में आ गए। आपका इरादा क्या था, एथलेटिक्स में जाना। तो बिल्कुल। पहले दिल से आप ये सोचिए कि आपको करना क्या है, और फिर उसमें थोड़ा प्रैक्टिकलिटी डाल के दिमाग से उसको थोड़ा ऑल्टर करके आप क्या एग्जैक्टली विद इन योर लिमिटेशंस कर सकते हो वो समझ लो। एक बात वो समझ में एक बार आ गई, उसके बाद आपको जिद पे ही अड़ना है, उससे और कोई तरीका दूसरा है ही नहीं। यू हैव टू बी परसिस्टेंट ऑन व्हाट यू वांट टू डू अगेंस्ट ऑल ऑड्स। बिल्कुल। बिल्कुल। तो वो कहते हैं ना कि कौन कहता है कि आसमान में छेद नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो, वैसा है क्या वो। बात है, क्या बात है सर। राइट। बहुत अच्छा लगा सर आपसे मिलके, आपसे बात करके। थैंक्स अ लॉट सर, और मुझे पूरी उम्मीद है हमारे व्यूअर्स को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिला है, और बहुत मोटिवेट भी किया आपने। थैंक यू सो मच सर, आपने इतना कीमती समय हमें दिया। थैंक यू। थैंक्स और अ एक लॉट। हम्म। आखिरी बात जाते जाते, जो जी। मैंने पहले भी कही और मैं फिर से बहुत ज्यादा ये कहना चाहूंगा, जी। प्लीज डोंट लेट थिंग्स डू अ स्टीरियोटाइपिंग अबाउट ब्लाइंड पीपल, कि अंधा आदमी इतना यही कर सकता है या वही कर सकता है। ऑलरेडी टीवी और मीडिया ने काफी खराब कर रखा है इसको, और फिर राइट। दिव्यांग दिव्यांग करके और डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। अभी और स्टीरियोटाइपिंग नहीं, बस अलग अलग, जितने अलग अलग अच्छे करियर चूज कर सको करो। मैं ये नहीं कहूंगा कि कोई म्यूजिक में जाना नहीं चाहिए, म्यूजिक बहुत बढ़िया चीज है, और आई एम डाई हार्ड फैन, मैंने पहले ही बोला आपको, लेकिन जी। जी। वही एक करियर नहीं है। प्लीज डोंट स्टीरियोटाइप एंड डू डिफरेंट करियर्स। यस सर। राइट सर। थैंक थैंक यू। यू सो मच सर, इतनी थैंक अच्छी गाइडेंस देने के लिए। थैंक्स अ थैंक लॉट। थैंक यू।
तो व्यूअर्स, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि कैसा लगा आपको ये इंटरव्यू, और एक चीज और भी पूछना चाहूंगी कि आपको हमारी ये इंटरव्यू सीरीज कैसी लगती है? आपको इतने प्रतिभाशाली जो पर्सनालिटीज होती है उनसे इंटरेक्ट करके कैसा लगता है? जरूर कमेंट कीजिएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि बहुत सारे लोग मोटिवेट हो सके, और हम आपसे फिर किसी ऐसी ही दमदार पर्सनालिटी से आपकी मुलाकात करवाएंगे। तब तक के लिए अलविदा।